गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आ जाओ फटाफट से मैदान में, कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते तमन्ना, यश, स्वतंत्र, जया, राजा, सबा खान। नमस्कार, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ जल्दी से मैदान में, खेल शुरू किया जाए। मैं ठीक हूँ भाइयों, दुआ है तुम लोगों की, जी रहा हूँ मैं। वजह तुम हो, यूं। चलिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ गया है, टेस्ट का रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए उसमें क्या क्या आपसे कमियां आ रही हैं, उन कमियों को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। टेस्ट में आपको पता लगेगा भी आपसे क्या क्या गलतियां हुई है, किस टाइप की मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करिए। अनिकेत, मैंने सॉल्यूशन डाले हुए हैं, उसमें आप देखो जो इलेक्ट्रोस्टेट्स के सॉल्यूशंस हैं उसी में आपको आगे करंट वाले चैप्टर के सॉल्यूशन मिलेंगे, उसमें आप देखो। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो बात करेंगे, एक बार उसमें सॉल्यूशन देखो। ठीक है अनिकेत? लोकेश अपने आप बता दी जाएगी, टेस्ट की डेट मुझे नहीं पता है, अपने आप इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डोंट वरी। राहुल, मैं ठीक हूँ भाई, वेरी गुड। और इम्प्रूव करें स्वतंत्र, ठीक मार्क्स हैं पर अभी और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग को कम करने का एक ही तरीका है कि जो भी आंसर आपका आता है उसको थोड़ा सा लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करें। याद है मैं सर्किट पढ़ रहा था, मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि हम लोगों से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे कोई आपका आंसर आया तो उसको लॉजिकली सेटिस्फाई करें क्वेश्चन के डेटा से कि यार ये मामला बनता भी कि नहीं बनता है, और थोड़ा सा अलर्ट रह के कैलकुलेशन करें। चलिए, नहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए स्वतंत्र। आप देखो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। अगर मान लीजिए कि कोई चीज में मेरा हाथ तंग है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस ज्यादा करो। तुषार, इतने नेगेटिव नहीं होने चाहिए। रिजल्ट कहाँ दिखेगा? ये तो बच्चों ने देखा है ना, उनको पूछो। मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, कार्यक्रम शुरू किया जाए। रिजल्ट सी सेट पे दिखेगा, सी सेट। सुन लिया श्रेया, रिजल्ट सी सेट पे दिखेगा। चलिए, कोई बात नहीं, जिसकी जो भी कमी है वो कमी को पहचानो, यही तो तरीका ना, टेस्ट क्यों लिया जाता है। आप अपनी अपनी कमियां पहचानो कि यार मैं इस तरह की गड़बड़ करता हूँ, उन कमियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। चलिए, बाकी को, चलिए वही उनका एक शेड्यूल बनाइए, बैक चैप्टर भी रिवाइज करते रहिए, डेली 1 आवर 2 आवर उनको दीजिए। चलो भाई, काम शुरू करते हैं। सब लोग मूड में आ जाए पढ़ने के फटाफट से, बहुत सारा पढ़ना है क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, और टाइम का बहुत प्रेशर है। टेस्ट का रिजल्ट सी सेट पे मिल जाएगा, सी सेट पे, सी सेट, CSAT। ठीक है शिवांगी, ये मार्क्स ठीक है लेकिन और भी इंप्रूव कर सकते हैं, ट्राई टू इंप्रूव। चलिए शुरू करते हैं, प्लीज सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाए, सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाए आप। शुरू करें कार्यक्रम। चलिए, कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यस, वेरी गुड अंजू। आपको याद होगा हम सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्लीज प्लीज सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाए, कोई बात नहीं होगी, टेस्ट के बारे में पढ़ने के मूड में आ जाए। यस, आपको याद होगा हम सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और सर्किट्स में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। हम लोग सर्किट सोल्विंग टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड हो गया, सिमेट्रिकल लाइन मेथड हो गया, और किरचॉफ में हम लोग केसीएल की बात कर चुके हैं। केसीएल आपको याद होगा, उसने एक ही बात बोली है कि सेंटर पर, जंक्शन पर क्या होगा, सारे करंट्स का जोड़ 0 होगा। इस छोटी सी बात को पकड़ के हम लोग सवालों को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में हम केसीएल की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। किरचॉफ में केसीएल हो चुका है, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं केवीएल, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसकी बात करने जा रहे हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या है बच्चों? इसके भी बहुत सारे नाम है। इसको बोल सकते हैं सेकंड लॉ, इसको बोल सकते हैं वोल्टेज लॉ, इसको बोल सकते हैं लूप लॉ, और प्यार से इसको बोलते हैं केवीएल। यस, अब समझिए क्यों बोला है, तुकबाजी में नाम नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए, ये किरचॉफ के बारे में दूसरा नियम है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, किरचॉफ सेकंड लॉ। अभी आप पाएंगे ये नियम करंट्स की बात नहीं करेगा, वोल्टेजेस की बात करता है, वोल्टेज के बारे में नियम है, इसलिए क्या बोल दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये नियम जो है वो जंक्शन पर नहीं, लूप पर अप्लाई होगा, क्लोज लूप।
ये नियम लूप पर अप्लाई होगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, लूप लॉ बोल दिया। फुल नेम इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और प्यार से कहेंगे केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये जो नियम है किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन के बेस्ड है, वेरी गुड शिवा, बेस्ड एनर्जी कंजर्वेशन। और ये नियम बोलता क्या है, ये नियम क्या बोलता है, सिंपल सी बात है, जरा सोचिए। मेरे पास मान लीजिए कोई सर्किट है, उस सर्किट में अगर मैं किसी एक पॉइंट से शुरू होता हूँ, मैं उस सर्किट में किसी एक से शुरू होता हूँ और घूमते घूमते अगर मैं उसी पे आ जाता हूँ, तो मुझे रास्ते में अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। कौन कंपोनेंट मिलेंगे, रास्ते में मुझे कैपेसिटर मिलेंगे, रेजिस्टेंस मिलेंगे, सेल बैटरी वगैरह मिलेंगे। तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इन्होंने मुझे बोला है कि क्लोज लूप के जितने भी मेंबर्स हैं, आप सबका पोटेंशियल वोल्टेज पूछ लो, सबका पीडी पूछ लो, तेरा पीडी, तेरा पीडी, तेरा तेरा तेरा, सबका पीडी पूछ लो, और सब लोगों के पीडी का अगर आप सम करोगे, सम कंपलसरी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी इन्होंने क्या बोला है, इन अ लूप, इन अ लूप समेशन पीडीज, सारे पीडीज का जोड़ कंपलसरी कितना आएगा, 0 आएगा। पीडी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप्स, सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस और इनके सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स का जोड़ कितना आएगा, 0 आएगा। सिर्फ एक बात कही गई है, तो ध्यान दीजिए। केसीएल बोल रहा था जंक्शन पर सारे करंट्स का जोड़ 0 आएगा, वो खत्म हो गया ना। ये क्या बोल रहा है, किसी भी क्लोज लूप में सारे पीडीज का जोड़ कितना आएगा, 0 आएगा। एक बात। दूसरी बात आपको समझनी चाहिए कि अगर ये कह रहा है कि सारे पीडीज का जोड़ 0 आएगा, एक कॉमन सेंस की बात मेरे साथ करें। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, बैटरीज है, रेजिस्टेंस है ना, 2-3 सेल वगैरह, ये मान लीजिए। आप जानते हैं क्लोज लूप में, जरा इसका मीनिंग समझिए क्या मतलब हो गया, इधर ध्यान दे सब बच्चे। यस, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूँ, घूमते 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 मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो देखो मैं क्लोज लूप पूरा कर लिया। क्लोज लूप पूरा करूंगा तो इन्होंने क्या बोला, सबका वोल्टेज पूछ लो, तेरा पीडी बोल, तेरा पीडी, तेरा पीडी, तेरा पीडी, तेरा पीडी और तेरा पीडी, सबके पीडी पूछ लो भाई, तेरा पीडी बोल, तेरा पीडी, सब सदस्यों की पीडी पूछ लो, तेरा पीडी, तेरा तेरा पीडी बोल, तेरा पीडी और तेरा पीडी और तेरा पीडी, सबके पीडी पूछ लो, सबके पीडी का जोड़ कंफर्म कितना आएगा, 0 आएगा। ये इसमें कहा गया। एक बात, अब एक बात समझिए कि मजे की बात क्या है, ये कह रहा है कि सबके पीडी का जोड़ 0 आएगा। अरे अगर सारे वोल्टेज पॉजिटिव है तो जोड़ 0 नहीं आ सकता, सारे वोल्टेज नेगेटिव तो भी जोड़ 0 नहीं आ सकता। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर 2 3 4 5 वोल्टेज का जोड़ 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ वोल्टेज पॉजिटिव होने चाहिए और कुछ वोल्टेज नेगेटिव होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम किसी किसी कंपोनेंट के पीडी को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम पॉजिटिव में लिखते हैं, और किसी किसी के पीडी को हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं। यानी कि हमें एक साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज करने जा रहे हैं। क्या, ये देखिए ऑब्जर्वर, ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है और ये इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है। ये आप लोगों का फोटो है, पहचान लिया अपना फोटो, यस, ये आप लोगों का फोटो है, देख लो पहचान लो अपना, यस। अब ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो ध्यान दीजिए, किसी भी कंपोनेंट में दो साइड होती है, प्लस साइड और माइनस साइड, हायर पोटेंशियल साइड है, लो पोटेंशियल साइड। अपना एक स्टाइल रहेगा, हम लोग फाइनल एंड का साइन यूज करेंगे। क्या करेंगे, फाइनल एंड का साइन यूज करेंगे। मतलब क्या, मैं अगर प्लस से माइनस जा रहा हूं तो मेरे लिए फाइनल एंड क्या हो गया, माइनस, तो मैं पीडी को माइनस में लिखूंगा। मैं अगर माइनस साइड से प्लस साइड की तरफ जा रहा हूं तो मेरे लिए फाइनल एंड क्या हो गया, प्लस, तो मैं वोल्टेज प्लस में लिखूंगा। क्या मतलब हो गया, ये देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो फिर वोल्टेज कैसे में लिखेंगे, या यूं लिखिए, माइनस से प्लस जा रहे हैं। ये देखिए क्या मतलब हो गया, माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज किस में लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। सुन रहे हैं, अगर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल जा रहे हैं तो वोल्टेज किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। एक ही स्टाइल है फाइनल एंड का साइन यूज करना। मैं माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहा हूं, मेरे लिए फाइनल एंड प्लस हो गया तो पॉजिटिव लिख दिया। मैं प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ बढ़ रहा हूं तो मेरे लिए फाइनल एंड माइनस हो गया तो ये लिख दिया। एक बात, किसी भी कंपाउंड में ऐसा करेंगे। रेजिस्टेंस में आपको और इजी करता हूं, रेजिस्टेंस के मामले में, यस, अलोंग करंट, अगर अलोंग करंट जाएगा ऑब्जर्वर, ध्यान दीजिए, अलोंग करंट, तो वो क्या लिखा करेगा, माइनस आई आर। और अगर वो अपोजिट टू करंट जाएगा, अपोजिट टू करंट जा रहा है तो क्या लिखा करेगा, प्लस आई आर। सुन लिया आप लोगों ने, दो बातें याद रखें, किसी भी कंपोनेंट में फाइनल एंड का साइन यूज करेंगे। तो बैटरी में, कैपेसिटर में तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, वहां प्लस माइनस नजर आता है तो तुरंत आप लिख देंगे, हो जाएगा। रजिस्टेंस में कभी कभी बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस में मैं आपको इजी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस में एक और आसान तरीका याद रखिए, क्या, अगर मैं और करंट दोनों एक ही तरफ गए, सेम तरफ गए, तो माइनस आई आर लिखेंगे। और अगर मैं और करंट आपस में अपोजिट तरफ चल रहे हैं, मैं करंट के उल्टा चल रहा हूं तो वहां पे क्या लिखूंगा,
प्लस आई आर लिखूंगा, ये मेरा साइन कन्वेंशन रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को? यस, एक ही मंत्र है, सिंपल सी बात है, सारे पीडीएस का जोड़ कितना होगा? 0 होगा, और साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला है कि सर तुम्हारे क्लोज लूप में सभी मेंबर्स के पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम 0 होगा। वो पता है इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि आपके लूप में 2 ही मेंबर थे, कि 3 मेंबर थे, कि 50 मेंबर थे, कि 100 मेंबर थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लूप में कितने मेंबर थे। मजे की बात, अगर आपके पूरे क्लोज लूप में 2 ही मेंबर थे तो भी जोड़ 0 होगा। अगर आपके क्लोज लूप में 5 मेंबर है तो भी जोड़ 0 होगा, और आपके क्लोज लूप में 100 मेंबर है तो भी जोड़ कंफर्म कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब हम समझ गए हैं, एक ही मंत्र है, किसी भी क्लोज लूप में सभी सदस्यों का, सभी मेंबर्स के वोल्टेज का जोड़ कितना होता है? 0 होता है। किसका वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, किसका वोल्टेज नेगेटिव लेंगे, ये हमने साइन कन्वेंशन तय कर लिया। हमेशा फाइनल एंड का साइन यूज किया जाएगा। अगर मैं अलोंग द करंट जाऊंगा रेजिस्टेंस में, अगर मैं रेजिस्टेंस में अलोंग द करंट जाऊंगा तो माइनस आई आर यूज करूंगा, अगर मैं अपोजिट टू करंट जाऊंगा तो मैं प्लस आई आर यूज करूंगा। ठीक है, चलिए, ये था इसका कन्वेंशन का तरीका। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया नियम कायदे। अब नियम कायदे हो गए, जरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। आइए, आपको याद होगा कल हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया था। ये देखिए बच्चों, दिस वाज 2 ओम, 2 ओम, दिस वाज 20 वोल्ट, दिस वाज 40 वोल्ट एंड दिस वाज 1 ओम। क्लियर? ओके, ये कल क्वेश्चन हमने किया था। कल ये क्वेश्चन मैंने किससे कराया था आप लोगों को? केसीएल से। आज हम केवीएल की प्रैक्टिस करें, तो आज मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन हम किससे करने जा रहे हैं? केवीएल से। और आज भी डिमांड हुई है क्या? हमें हर एक रेजिस्टेंस का करंट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? करंट इन ईच रेजिस्टेंस। आज भी मेरी डिमांड वही है, हमें क्या चाहिए? हर एक रेजिस्टेंस का करंट चाहिए। 3 रेजिस्टेंस, सबका करंट। अब आज हम जानबूझे केवीएल के अप्रोच से कर रहे हैं। अब आइए केवीएल, अब जरा समझिए। अभी फिर वही अननोन बन जाते हैं। ठीक है, कल की बात खत्म हो गई। यस, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे किस दिशा में करंट है, 2 ओम में करंट किधर है, किधर नहीं है, 1 ओम में करंट ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ, मुझे कुछ भी नहीं पता। यानी अभी मुझे इन तीनों के अंदर ना तो करंट की वैल्यूज पता है, ना ही करंट की डायरेक्शन पता। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नहीं पता तो सवाल की शुरुआत करने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी मान सकते हैं, पूरी तरह से फ्री है आप। कारण फाइनल आंसर जो आएंगे वो सब कुछ सेटल कर देंगे कि आपने जो माना था कि वो सही था कि नहीं था। ठीक है, कैसे? आइए अब समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आई करंट है, तो जरा सोचिए, आई करंट यहाँ तक तो आ जाएगी। अब उसमें से मान लेता हूँ कि आई वन करंट नीचे उतर गई है, तो बोलिए यहाँ कितनी करंट जाएगी? आई माइनस आई वन। सिंपल बात है। देख रहे हैं आप लोग? यस, मैंने क्या मान लिया, इधर देखिए सब लोग। मैंने मान लिया कि यहाँ आई करंट है, तो यहाँ पर आने के बाद मान लीजिए आई वन करंट नीचे उतर गई। आई वन करंट मान लीजिए नीचे उतर गई, तो यहाँ पे कितनी जाएगी फिर? आई माइनस आई वन। मेरे को जो ठीक लगा मैंने मान लिया। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप कुछ और मान सकते हैं। कैसे? इधर देखिए, आप चाहें तो इधर से आई करंट मान लीजिए और कुछ नीचे उतार दीजिए, बाकी उधर भेज दीजिए। इवन आप चाहें तो आई करंट यूं मान लीजिए, कुछ ऊपर चढ़ा दीजिए, बाकी उधर भेज दीजिए। इवन इधर मान के कुछ ऊपर और बाकी इधर, तुम्हारे जमे जैसा मान सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप पूरी तरह फ्री हैं। शुरुआत में जो मानना है मान लीजिए, मस्त रहिए। क्लियर? अब अगर ये हो गया है तो अब हम काम शुरू करने जा रहे हैं। यस, मुझे ये सवाल केवीएल से करना है, तो अब आ जाओ बात करते हैं केवीएल से। कमान, केवीएल, केवीएल में क्लोज लूप में लगाऊंगा। क्या आप देख रहे हैं इसके इस लूप में यहाँ? अच्छा, मैं इनका नंबरिंग करता हूँ थोड़ा सा ताकि और अच्छा आपको दिखेगा। इधर ध्यान दीजिए, ए बी सी, दिस इज डी। ठीक है, ओके। मुझे बताइए इसमें कितने क्लोज लूप हैं? जल्दी बोलिए, कितने क्लोज लूप हैं? बोलो। 2, 3। कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ 3 बोल रहे हैं। 3 क्लोज लूप है। इधर देखिए कैसे, इधर देखिए। हम चाहे तो इसमें घूम सकते हैं। एक, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। कितने क्लोज लूप है बच्चे? 3। और अगर 3 क्लोज लूप है तो मैं 3 इक्वेशन यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन मेरा काम तो 2 से ही हो जाएगा, तो मैं 2 ही बनाऊंगा। तो किसी भी 2 क्लोज लूप में हम घूमने वाले हैं, और 2 लोग क्लोज लूप में घूमेंगे। एक क्लोज लूप में घूमेंगे तो एक इक्वेशन तैयार, फिर दूसरे में घूमेंगे तो दूसरी इक्वेशन तैयार, और जब 2 इक्वेशन मेरे पास आ जाएंगी तो उनको सोल्व करके मैं आंसर ले लूंगा। शुरू करने जा रहे हैं और आप मेरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आइए। लूप, किस लूप में घूम रहे हैं? नाम ध्यान दीजिए, ए बी डी और ए में। आ जाएगा समझ में? इधर ध्यान दीजिए, हम लोग रवाना हो रहे हैं, प्लस माइनस सब आप बताएंगे। कम ऑन, यहाँ से रवाना होऊंगा मैं ए से बी, बी से डी और डी से ए। इस लूप में हम घूम रहे हैं। प्लस माइनस सब अच्छे से लिखना सीख लें। आइए मेरे से, कम ऑन, इस लूप में घूम रहे हैं। बोलिए बच्चों क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या माइनस 2i लिख दिया जाए? इसके ऊपर कितना ड्रॉप होगा? 2 इंटू आई। और मैं भी अलोंग द करें, माइनस 2i हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या हो जाएगा? माइनस क्या आई वन। शाबाश, ओके। और आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या प्लस 20,
क्या पूरा लूप हो गया है? पूरा लूप करके कितना आ गया? 0 आ गया। फिर देख लीजिए आराम से, ये देखिए मैं और करंट एक ही दिशा में जा रहे हैं, मैं और करंट सेम तरफ जा रहे हैं, तो बोलिए क्या लिख दिया? -2i। फिर यहाँ भी मैं और करंट दोनों नीचे ही जा रहे हैं, तो क्या लिख दिया? -i1। फिर जब हम यूं जा रहे थे तो इस बेट में मैं ऑब्जर्वर माइनस साइड से बैटरी के प्लस साइड जा रहा हूं, तो क्या लिख दिया? +20 लिख दिया, और मैं ए पर आ गया। आज तक मुझे 3 मेंबर मिले, मैंने तीनों का वोल्टेज लिख दिया विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, तो सबका जोड़ कितना कर दिया? 0 कर दिया। कर दिया तो कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आ रहा है? 2i प्लस i1 बराबर कितना हो गया? 20। एक इक्वेशन तैयार है। यस। अब चलिए दूसरे लूप में घूमते हैं। लूप, कोई दूसरा लूप पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लेते हैं। चलो बी, सी और डी और बी। देखो मैंने कौन सा लूप पकड़ा है? देखो हम यहाँ से घूमेंगे, बी, सी, डी और बी, इसमें घूम रहे हैं हम लोग। रेडी सब लोग? साइन कन्वेंशन सब आप ही मुझे बताएं। यस। बोलिए क्या लिखा जाए? -2 क्या i -i1 लिख दिया जाए? यस। आगे बढ़े, ये देखो इधर हम और करंट एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा? माइनस का ड्रॉप -2 इंटू i -i1। यस। यहाँ क्या आएगा? +40 या -40? शाबाश, -40 आएगा। -40 के बाद यहाँ देखिए जब हम ऊपर जाएंगे तो करंट तो नीचे आ रहा है और मैं ऊपर जा रहा हूँ, यानी मैं करंट के अपोजिट चल रहा हूँ, तो क्या मैं +IR लिख दूंगा? यस। तो देखिए क्या होने जा रहा है? दिस इज -40 और ये हो जाएगा, बोलिए माइनस का i1 या प्लस का i1 हो जाएगा? प्लस का i1। वेरी गुड, सब लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। तेजस और भी, तमन्ना, वेरी गुड। ये हो जाएगा दैट ऑल शुड बी 0। दूसरे लूप में ईमानदारी से घूमिए, 3 सदस्य मिले, सबका वोल्टेज विद प्रॉपर साइन लिख दिया, हो गया जोड़ 0। इसको एडजस्ट कर लीजिए। आप देखिए कितना आ रहा है ये? दिस इज -2i, हो रहा है +2i1, -40 प्लस i1 बराबर कितना हो गया? 0। अपन इसको अच्छा कर लेते हैं, तो ये आ रहा है आपका भाई साहब, दिस इज -2i प्लस का 3i1 बराबर 40। क्या ये आ रहा है आपके पास? दो इक्वेशन तैयार है। 2i, क्या क्या इक्वेशन आ गई? -2i प्लस का 3i1 बराबर 40। एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा। अब क्या करना है? बस दो इक्वेशन को सोल्व ही तो करना है भाई, कर लेते हैं। आओ दोनों इक्वेशन को मैनेज करें। कुछ इशारा आ गया होगा आपके दिमाग में, सोचिए। अगर मैं इक्वेशन 1 + 2 करता हूँ, अगर मैं 1 + 2 करता हूँ तो -2i प्लस 2i का जोड़ 0 हो जाएगा। क्या बच रहा है बच्चों? क्या 4i1 बराबर, दिस इज मेकिंग 60, तो i1 आई एम गेटिंग इज 15 एम्पियर। i1 की वैल्यू 15 आ चुकी है। वेरी गुड, i1 की वैल्यू 15 आ चुकी है। अब क्या करें? इस i1 को किसी एक इक्वेशन में डाल दो। चलो इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, इक्वेशन 1 में डाल देते, आ जाओ। 2i प्लस i1 को यहाँ 15 लिख दिया, एज इट इज ये 20। तो अगर यहाँ से i को सोल्व कर रहा हूँ तो i कितना आ रहा है? 2.5 एम्पियर आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.5 एम्पियर आ रहा है। पता लगा? तो बच्चों मैंने आप लोगों की मदद से, मेरे दो वेरिएबल थे i और i1, मेरे पास दोनों दोनों अननोन, मेरे सवाल में दो अननोन थे i और i1। तो i और i1 से मेरे पास क्या आ गया? i1 और i की वैल्यू, दोनों की वैल्यू तैयार है। यस, दोनों की वैल्यू तैयार है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यस, मुझे तुम्हारी कहानियों में, मुझे तुम्हारी इक्वेशंस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा फाइनल मुद्दा क्या है? मुझे अपने तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू विद प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, ये मेरा मेन मुद्दा है। तो आ जाओ, आ जाओ, एक एक को पकड़ते हैं। यस, आई लेफ्ट 2 ओम, लेफ्ट वाला 2 ओम जो इस क्वेश्चन में, उसमें मैंने क्या करंट माना था? मुझे तो नहीं पता था कितना होगा, कहाँ होगा, तो मैंने रेंडमली कितना माना था? आई, और उसके हिसाब से आई की वैल्यू कितनी आई है? 2.5 एम्पियर। आप समझिए ये करंट 2.5 एम्पियर आ गया, और इसका मतलब क्या हो गया? उसमें 2.5 एम्पियर करंट है और ये करंट पॉजिटिव आया है। ध्यान दीजिए, फाइनल करंट अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपने शुरू में मान ली थी वो सही है। तो अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपने मानी थी, वास्तव में एक्चुअल डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट है। तो बोलिए, फिलहाल इसमें तो पॉजिटिव आ गया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? ये करंट कैसी है? बोलिए। ए से बी, मैंने शुरू में करंट कहां से मानी थी? इसमें ए से बी, ए से बी मानी थी, इसका मतलब कहां करंट है? क्या वाकई में ए से बी है? यस। आई राइट 2 ओम पे चलो, राइट 2 ओम पे, राइट 2 ओम में मैंने कितनी करंट मानी थी? I-i1, I-i1। चलो वैल्यू डालें, आई कितना है? 2.5, और i1 कितना है? -15। दिस इज मेकिंग माइनस का 12.5, दिस मेकिंग माइनस का 12.5। और आप देख लीजिए क्या होने वाला है यहाँ पे। माइनस का 12.5 आके क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई करंट की वैल्यू तो 12.5 है, मगर तेने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी, वास्तव में करंट उसकी जस्ट अपोजिट है। यस, इसका मतलब मैं क्या बोल दूं? ये करंट कितनी है? 12.5 एम्पियर है। और किधर है? मैंने माना था बी से सी, तो ये बता रहा है करंट वास्तव में कहाँ है? बी से सी या सी टू बी है? ये सी टू बी है। देखा, शुरू में तो मेरे को अकल नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कहाँ डायरेक्शन है, क्या है, तो रैंडमली कुछ ही मान लिया। अब अब मैंने बी से सी माना, तो नेगेटिव आंसर क्या मुझे बता रहा है? सी टू बी। बोलिए, क्या अंततः, क्या एट लास्ट हमें सत्य का ज्ञान हो ही गया है? बोलिए, क्या हमें सत्य का ज्ञान हो ही गया है? हो रहा है सत्य का ज्ञान? वेरी गुड।
अब चलिए आई 1 ओम पे चलिए, 1 ओम में कितनी करंट मानी थी मैंने, I1 मानी थी, I1 की वैल्यू है 15, तो I1 का आंसर 15 एम्पियर आ गया। अगेन आप देख रहे हैं I1 की वैल्यू 1 ओम में जो करंट मैंने मानी थी उसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 15 एम्पियर, प्लस 15 एम्पियर आ रहा है, प्लस 15 एम्पियर आ रहा है। तो वो क्या समझा रहा है मेरे को कि मैंने शुरू में जो डायरेक्शन मानी थी वो खराब है कि परफेक्ट है, परफेक्ट है। मैंने नीचे की तरफ मानी थी शुरू में, अकल नहीं था लेकिन कुछ भी मान लिया, अकल नहीं था लेकिन कुछ भी मान लिया, तो वो आके बोल रहा है कोई बात नहीं, तेरे को अकल नहीं था लेकिन इसने सही डायरेक्शन माना है क्योंकि आंसर पॉजिटिव है, तो बोलिए क्या कहें इसको, B2D रहेगा। क्या समझ में आया है? तो आप देखिए इस तरह से हम केवीएल यूज करके क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान दीजिए मैंने जानबूझ के कल वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है ताकि आप खुद कंपेयर कर सकें कि एग्जाम में आपको कौन सा अप्रोच लेना चाहिए, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट टाइम एफिशिएंट अप्रोच रहेगा, किसमें एरर होने की चांसेस कम है, वो सब आपको देना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक वापस समझिए, फिर सुनिए मेरी बात। कल आपने ये सवाल किया था बच्चों केसीएल से और आज किया केवीएल से। पर्सनली अगर मैं अपने बारे में सोचूं, अगर मुझे कभी क्वेश्चन करना होगा तो मैं ऑब्वियसली वो जो कल पढ़ाया था ना केसीएल वाला कि एक जंक्शन में सारे करंट का जोड़ 0 कर दो, वो मेरे को प्रीफर होता है। कारण देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहली बात तो आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी लूप में, आराम से देखो। आपको पहली बात तो क्या करेगी, दो लूप में घूम के दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और आप समझिए लूप में घूमते टाइम अगर एक भी पीडी को प्लस की बजाय माइनस या माइनस की बजाय प्लस लिख दिया गलती से भी, तो इक्वेशंस गलत बनेंगे, इक्वेशंस गलत बनेंगे तो फिर आपके आंसर गलत आ जाएंगे। तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, इक्वेशन सही बननी चाहिए। दूसरी बात, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो बच्चों इस मेथड से भी आंसर जरूर आ गया है, इस मेथड से भी आंसर जरूर आ रहा है, लेकिन आवाज आ रही है सबको? लोकेश गुप्ता साउंड अटक रही, वीडियो बंद हो गया है, क्यों भाई? ऑल इज वेल, कम ऑन, ऑल इज वेल। लोकेश कनेक्शन चेक करते रहो। हाँ सुने, तो क्या हो गया बच्चों, ध्यान दो, आंसर जरूर आ गया है, केवीएल से भी आंसर आ गया है, लेकिन आप देख रहे हैं हाँ, जल्दी आया कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना होता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस तो ये है कि एग्जाम में आपको इस तरह बड़े बड़े क्लोज लूप में केवीएल नहीं लगाना चाहिए, एग्जाम में आपको बड़े बड़े क्लोज लूप में केवीएल नहीं लगाना चाहिए। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं तो केसीएल से प्रीफर करूंगा, जो कल बताया ना फटाफट से एक नोड पे सारे करंट जीरो कर दो, वो ठीक रहेगा। क्लियर है? तो ये था किसके बारे में, केसीएल के, सॉरी केवीएल के बारे में। अब ध्यान दें, मैं खुद कह रहा हूँ कि बड़े बड़े क्लोज लूप में केवीएल मत लगाइए, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करानी थी तो मैंने बना के दिखाया। तो बोले केवीएल का असली यूज कहाँ है, केवीएल का असली यूज कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए केवीएल का असली यूज कहाँ है, ध्यान दीजिए कि आई राइट का डायरेक्शन, अरे यार मैंने बोला तो था, अजय कहाँ ध्यान रहता तेरा? इस राइट में मैंने क्या माना है, आई राइट में राइट टू में कितनी करंट आई है, -12.5 आई है ना, -12.5 करंट आई। तो माइनस क्या बता रहा है कि जो आपने शुरू में एज्यूम की थी डायरेक्शन ऑफ करंट, वास्तव में करंट क्या उसकी जस्ट अपोजिट है। तो मैंने शुरू में क्या करंट मानी थी यहाँ, B2C, B2C, जबकि ये वास्तव में कहां चल रही है, C2B चल रही है। सेल की इक्वेशन से नहीं होगा क्या बेटे, अभी सेल भी पढ़ाएंगे आपको, उससे भी करके दिखाएंगे नरेंद्र सिंह। मैंने कहा ना इस सवाल में आपको सेल ग्रुपिंग से भी करके बताऊंगा, डोंट वरी, मुझे पता है कैसे कैसे आपको विजुलेशन कराना है ना, डोंट वरी, ये सवाल मैं सेल से भी करके बताऊंगा आपको, ठीक है? और वेट करो, अभी तो मैंने सेल पढ़ा है नहीं, पहले मैं सेल पढ़ा दूंगा, सेल की ग्रुपिंग पढ़ा दूंगा, तब जाके आपको बताऊंगा ना सवाल। ठीक है नरेंद्र? अजय मेरी बात समझ में आ गई तुझे? अजय मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था, तो मैं आपसे कह रहा था कि हाँ ठीक है, इतने बड़े बड़े मेथड हमें एग्जाम में यूज नहीं करने, ठीक बात है ना, इतने बड़े बड़े मेथड हम एग्जाम में यूज नहीं करें। बोले इसका असली यूज क्या है, अब मैं आता हूं इसका असली यूज क्या है, जरा उस पर आते हैं, ध्यान दीजिए। असली यूज क्या है, जब भी हमें, ये देखो, टू फाइंड पीडी बिटवीन टू पॉइंट्स, केवल का असली यूज अब मैं बताता हूं कि आपके लिए केवल कहां यूजफुल होगा। बड़े बड़े क्लोज रूम में तो केवल मत लगाइए, मैं खुद मना कर रहा हूं, लेकिन केवल आपके लिए कहां पे बहुत अच्छा होगा वो जरा बताइए। आप देखते हैं कई बार हम आपको बड़ा सा सर्किट दे देते हैं, पूरा एक झांकी टाइप बना के दे देते हैं, और उसमें कहीं भी दो पॉइंट लगा के हम पूछते बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जब भी आपको दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, वो टाइम पर मुझे लगता है केवीएल से ज्यादा एफिशिएंट कोई तरीका है ही नहीं। केवीएल इज द बेस्ट, द मोस्ट एफिशिएंट वे
टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो कैसे काम करेगा और उसके सवाल कैसे रहेंगे उस पर आते हैं। आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले प्रोफाइल पहचान लीजिए आप लोग, प्रोफाइल क्या होगा। यस, ध्यान दीजिए प्रोफाइल कैसे रहेगा। मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, ये मान लीजिए एक्स है और ये मान लीजिए वाई है। मुझे कहा जा रहा है एक्स और वाई का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो हम क्या करेंगे, हम बोले तो ऑब्जर्वर, हम इनिशियल पॉइंट एक्स से वाई की तरफ मूव करेंगे। तो फॉर्मेट क्या होगा, पहले तो लिख देंगे इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फिर रास्ते में जो कंपोनेंट मिलेंगे उनके पीडीज लिखेंगे विद प्रॉपर प्लस और माइनस करते करते जब हम फाइनल पॉइंट वाई पे आ जाएंगे तो बराबर क्या लिख देंगे, वी वाई लिख देंगे। क्या मतलब है ये देखिए, फॉर्मेट क्या रहेगा इसका। यस, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस माइनस ऑल पीडीज दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट। ये इसका प्रोफाइल रहेगा, इसका फॉर्मेट रहेगा। फिर सुन लीजिए, जब भी मुझे दो पॉइंट्स का पीडी निकालने का काम दिया जाएगा, मैं यानी कि ऑब्जर्वर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाऊंगा, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊंगा। और किस फॉर्मेट में जाऊंगा, इस फॉर्मेट में इक्वेशन में अरेंज करूंगा। पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट वो लिख देंगे, और इसमें पोटेंशियल के लिए साइन कन्वेंशन नहीं लिखा जाता है। पोटेंशियल लिखते टाइम प्लस माइनस मत सोचना, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम पे प्लस और माइनस तय किया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट, फिर प्लस या माइनस के साथ जो भी बनता है रास्ते के हर मेंबर का पीडी, और जब हम अंतिम पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो बराबर पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट करना है। आइए मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। ये देखिए, अब ये देखिए नीट में अपने 2016 में क्वेश्चन था, ये देखें सब बच्चे, ये ए ये बी, ठीक है, एंड दिस वाज गिवन 2 ओम एंड दिस वाज गिवन 1 ओम, दिस वाज 3 वोल्ट, ठीक है, एंड दिस करंट वाज 2 एम्पियर। इस तरह से करंट था फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाँ, ये सब देकर के उन्होंने हमसे एग्जाम में क्या पूछा कि वी ए माइनस वी बी चाहिए। मुझे कुछ बातें करनी है आपसे, मुझे बताइए ये क्या है, इज इट कंप्लीट सर्किट या पार्ट ऑफ सर्किट, व्हाट इट इज, फुल सर्किट या पार्ट ऑफ सर्किट। दिस सिंपली पार्ट ऑफ सर्किट, पूरा सर्किट नहीं दिखाया, क्या क्या उसका एक टुकड़ा दिखा दिया। और आई थिंक आपको पूरे सर्किट की जरूरत भी नहीं है, पार्ट ऑफ सर्किट। ओके ओके, अब हमसे क्या बोल रहे हैं, वी ए माइनस वी बी, क्या हमें ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यस, तो हम लोग ए से रवाना होके, वी आर द ऑब्जर्वर, ए से रवाना होके हम कहा जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं। चलो काम शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करें, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यस, केस के लगा दें केवीएल हम लोग इसके अंदर। चलो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिख दिया, वी ए। अब वी ए के आगे प्लस या माइनस नहीं सोचना है, दैट इज सिंपली पोटेंशियल। प्लस या माइनस साइन कन्वेंशन किसके बारे में सोचना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो लिख दिया, वी ए लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ वी ए, आगे बढ़े। यस, माइनस, मैं और करंट दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 2। आगे बढ़े, -3 लिखे या +3 लिखे, +3, वेरी गुड। -3 या +3, हम लोग बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, -3 या +3, +3। आगे बढ़े जवान। यस, माइनस क्या 2 × 1, इसमें भी तो करंट यूं ही बढ़ेगा ना आगे। तो 2 एम्पियर करंट 1 में गुजर रहा है, तो बोलिए अलोंग द करंट जा रहे हैं, ये हो जाएगा। और इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, वीबी लिखना है। तो आप देखिए वी ए -4 +3 -2 बराबर कितना हो गया, वीबी। तो वी ए माइनस वीबी ये कितना हो रहा है, आई थिंक वी आर गेटिंग प्लस का 3 वोल्ट। जल्दी से चेक करें, कुछ नालायकों ने मुझे -3 आंसर दिया है, चेक करो बच्चे पार्टी, चेक करो जल्दी से। रुचि चेक करो, +3 आंसर आना चाहिए, +3 आ रहा है, जल्दी चेक करो जल्दी चेक करो। ये अभी नीट में 2016 में क्वेश्चन है आपका, समझे, कुछ समझ में आ रहा है। दो क्या क्वेश्चन है, 2 पॉइंट के बीच में पीडी निकालना था। जब भी 2 पॉइंट के बीच में पीडी निकालना तो यही फॉर्मेट लगाएंगे। अगर आप किसी और तरीके से करेंगे तो आपका टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। पीडी निकालने का बेस्ट तरीका है इस तरह से केवीएल लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, और सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़े। ये देखिए, एक जेई का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। जेई का क्वेश्चन इस तरह से था, यहां से 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, दिस वाज 2 ओम, दिस वाज 3 ओम, दिस वाज 3 ओम एंड दिस वाज 2 ओम। तो ये करंट जा रहा है, एंड दिस वाज गिवन x एंड दिस वाज गिवन y, एंड सिंपल क्वेश्चन वाज कि vx माइनस vy चाहिए। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फिर सीखे मेरे साथ। यस, मुझे क्या दिया हुआ है, ये पूरा सर्किट या पार्ट ऑफ सर्किट है, पार्ट ऑफ सर्किट है। और आप देख रहे हैं कुछ सर्किट वगैरह लगा हुआ है, यहाँ अगले ने x लिख दिया, यहाँ अगले ने y लिख दिया, और मुझे कह रहा है x और y का क्या चाहिए, पीडी चाहिए, vx माइनस vy तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, आराम से सुने, आराम से सुने। हम लोग x से रवाना होते हुए y तक आएंगे, ठीक है। अब x से रवाना होते हुए y तक आएंगे, तो x से y आने के क्या रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, एक रास्ता कि दो रास्ता, दो रास्ते हैं। ये देखिए
हम चाहे तो यूं आ सकते हैं और हम चाहे तो यूं भी आ सकते हैं। चलिए, अब यूं आए चाहे यूं आए, कैसे भी आएंगे, लेकिन हम आएंगे तो रास्ते के सदस्यों के, रास्ते के सभी मेंबर्स के हमें वोल्टेज चाहिए होंगे, उनकी पोलरिटीज की जानकारी चाहिए होगी, उनके वोल्टेज भी चाहिए और पोलरिटी भी चाहिए। तो वोल्टेज चाहिए, पोलरिटी चाहिए, तो उसकी तैयारी करें। तो केवीएल बाद में लगाएंगे, पहले क्या किया जाए, पहले सब चीजों की तैयारी करें। तैयारी, ओके। रेजिस्टेंस का वोल्टेज तैयार करने के लिए क्या चाहिए होता है, करंट। तो पहले करंट बांट दें। यस, खुद सोचिए क्या होना चाहिए यहाँ पे। यस, आप देखिए कि ऊपर का पाथ, ये जो 2 एम्पीयर करंट है, ये, अरे, ये जो 2 एम्पीयर करंट है ये कितना हो रहा है, 5 ओम, और ये नीचे का पाथ कितना है, 5 ओम। ये देखिए 5 ओम एंड 5 ओम, यू नो, ये पथ एंड ये पथ, अग्निपथ एंड ऑल अग्निपथ, अग्निपथ में करंट का बंटवारा कितना था, 1/R में। ऊपर भी 5 ओम, नीचे भी 5 ओम, तो करंट आधा आधा हो जाएगा। यस, तो मुझे लगता है भाइयों इसमें करंट जाएगी कितनी, 1 एम्पियर, और इसमें भी करंट जाएगी कितनी, 1 एम्पियर। अगर अलग अलग होता तो हम बंटवारा करते, लेकिन यहाँ बंटवारा भी नहीं कर रहे, ऊपर और नीचे में 5 ओम 1 करंट बांट दिया, बिल्कुल सही बात, इक्वल बटेगा, बिल्कुल सही है कृष्णा भी। ये हो जाएगा, हो गया। अब चलो काम शुरू करते हैं। काम शुरू करें हम लोग कैसे, थोड़ा सा गलत हो गया। हम्म हम्म आ जाओ बच्चों, काम शुरू करें। हम एक्स से वाई तक जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं। इधर देख लीजिए सब लोग, इस रास्ते से हम जा रहे हैं। रेडी, इस रास्ते से जा रहे हैं। चलो हेल्प करो मेरी, बोलिए क्या आएगा। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल वी एक्स लिख दिया, आगे बढ़े। हाँ जी, प्लस लिखें कि माइनस लिखें, इसका वोल्टेज किस में लिखें, प्लस या माइनस। यस, करंट तो इस तरफ जा रहा है और हम यूं आ रहे हैं, तो बोलो हम करंट के अलोंग चल रहे हैं कि अपोजिट, अपोजिट, तो बोलिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। प्लस में आ जाएगा 2 × 1। आगे बढ़े जवानों। यस, इस वाले में देखिए करंट भी इधर जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव लिखना पड़ेगा, -3 × 1 हो गया। एंड इज इक्वल टू क्या लिख दें, क्या वी वाई लिख दें, इज इक्वल टू वी वाई लिख दें। अब निकाल लो आपको क्या चाहिए, आपको तो वी एक्स माइनस वी वाई चाहिए ना। कंफर्म करो, +1 आ रहा है कि -1 आ रहा है, जल्दी से कंफर्म करो, जल्दी कंफर्म करो, +1 आ रहा है कि -1 आ रहा है, +1, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप समझ रहे हैं, ये जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको करा है, ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। और इस क्वेश्चन में भी आपने क्या किया है, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। तो आप समझ लीजिए, जब 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 भी, चाहे वो मामला कैपेसिटर वाले चैप्टर का हो, चाहे मामला ईएमआई वाले चैप्टर का हो, यू नो इंडक्टर वगैरह में डील, तो मामला कैपेसिटर का हो, चाहे इंडक्टर का हो, चाहे रेजिस्टेंस का हो, जब जब आपको सर्किट में 2 पॉइंट का, जब जब आपको सर्किट में 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तब तब आप इस फॉर्मेट में, इस स्पेशल फॉर्मेट में क्या लगाएंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आंसर आएगा। सर इसमें क्लोज लूप कहां बना, हाँ, क्लोज लूप नहीं बना है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज भी ये नियम क्लोज लूप के लग रहा है। कैसे लग रहा है जरा देख लो आप लोग। यस, इधर आओ, मुझे पता है किसी किसी के पेट में दर्द जरूर होगा। यस, इधर देखेंगे, सोचिए अगर इसी, ये जो नियम है, जिन्होंने मेरे से पूछा हो ध्यान दें, फिर अब पूछा है तो सवाल कहां से सुने। ये जो नियम आपने लिखा, ये सोचिए अगर ये क्लोज लूप पे लग जाए, अगर इसको क्लोज लूप पे लगाएंगे तो क्या होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा क्या वही फाइनल पॉइंट होगा, जो इनिशियल पॉइंट होगा वही फाइनल पॉइंट होगा। तो सोचिए, वी फाइनल और वी इनिशियल कैंसिल हो जाएंगे, वी फाइनल वी इनिशियल कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा, क्या बचेगा, ऑल पीडीज बराबर 0, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली ये क्लोज लूप के लिए ही लगता है। यूं मानिए मैंने इस नियम को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, लेकिन मैंने कहीं भी वोलेशन नहीं किया है, केवल क्लोज लूप ही लगता है, लेकिन मैंने वोलेशन नहीं किया। करुण मेरी बात समझ में आई तुझे, वेरी गुड, चले ये भी हो जाएगा, शाबाश। आगे बढ़े जवान, जवानों आगे बढ़े। ये देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी अपने नीट का ही क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ओके, ये मान लीजिए 5 ओम, ये मान लीजिए 5 ओम, और ये भी है 5 ओम, सब 5 ओम है, जितने भी रेजिस्टेंस सब 5 ओम हो गए। ओके, एंड लेट बैटरी इज 2 वोल्ट, कितनी बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब आ जाओ, आरची आपका आंसर -1 क्यों आ रहा है, अरे कुछ देखो भाई, पिछले सवाल में देखो +1 आंसर आया हुआ, आरची चेक करो जल्दी से, क्या करते हो, मैंने सोल्व करके बताया ना, देखो कहाँ गलती हुई आपसे। आरची जब बताइए क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बोलिए, आरची वाश ने, आरची वाश ने जल्दी बोलिए, -1 या +1, वेरी गुड। चलिए सर्किट हो गया, और ये देखिए मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये x है, और यहाँ मान लेते हैं क्या है, ये y है, ठीक है। और मुझे पूछा जा रहा है क्या, vx माइनस vy निकालना है।
आप देखिए मैं आपको बार बार क्या बोले जा रहा हूँ, व्हाट इट इज, कंप्लीट बड़ा सर्किट दे दिया, वो बड़े सर्किट में हम कहीं भी निशान लगा देंगे, कहीं भी हम निशान लगा देंगे, क्या मतलब, यस ध्यान दीजिए, गलत है जानवी आंसर, सुने सुने सुने, अपनी नॉलेज साइड में रखो, जो मैं बोल रहा हूँ सुनो, तभी अपग्रेडेशन होगा भाई, सुनो, सुनने में फायदा है आप लोगों को, सुने। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, और मैंने क्या बोल दिया, एक्स और वाई का पीडी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप देखिए कि एक्स और वाई का पीडी चाहिए, तो ऐसा निशान मैं कहीं भी लगा दूंगा, कभी यहाँ वाई लिख दूंगा, कभी यहाँ पी लिख दूंगा, कहीं भी दो निशान, दो पॉइंट डाल दूंगा, बोल दूंगा पीडी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, जब जब पीडी निकालना हो तो बेस्ट मेथड कौन सा है, केवीएल अप्लाई करेंगे, वही उसी फॉर्मेट में एक से दूसरे तक जाएंगे। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं, एक्स से वाई जाने के कितने रास्ते हैं, जल्दी बोलिए, एक्स से वाई जाने के कितने रास्ते हैं, हाँ जया बोलिए कितने रास्ते हैं। आंसर बाद में करेंगे आरिश, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। मुझे आंसर की जल्दबाजी नहीं होती कभी भी, मुझे आंसर की कोई जल्दी नहीं है, मुझे आंसर सिखाना भी नहीं, मुझे प्रोसेस सिखाना है आपको। यस, एक्स से वाई जाने कितने रास्ते हैं, चार रास्ते हैं, नालायक को चार रास्ते हैं, किसी को दो दिख रहे हैं, किसी को तीन दिख रहे हैं, कुछ लोगों को चार दिख रहे हैं। इधर देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इधर देखो, एक्स से वाई जाने का एक रास्ता, एक्स से वाई जाने का दो रास्ता, एक्स से वाई जाने का तीन रास्ता, और एक्स से वाई जाने का चार रास्ता। बोलो बे कितने रास्ते हैं, एक्स से वाई जाने कितने ट्रैक हैं, बोलो जल्दी से, चार रास्ते, और किसी भी रास्ते से जाइए, किसी भी पाथ से जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, और ऐसा आना भी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत गाते थे, याद आया कि दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता था, केवल इनिशियल और फाइनल पे। तो हम किसी भी रास्ते से जाएंगे, इनिशियल फाइनल तो एक्स और वाई ही रहेंगे ना, तो बोलिए उनका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा कि वही रहेगा, वही रहेगा, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, और उसमें पाथ डिपेंडेंट मामला नहीं होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं। क्लियर, तो चलो हम तो आसान रास्ते से जाएंगे, फिर वही बात है, जब हम जाएंगे तो हमें काम करने के लिए क्या होगा, हम तो आसान रास्ते ऐसा करेंगे, इससे चले जाएंगे, इससे चले जाएंगे। अब हमें काम करने के लिए रास्ते के वोल्टेज चाहिए होंगे, और वोल्टेज बनाने के लिए करंट चाहिए होगी, तो पहले करंट की तैयारी करें, कैसे, इधर देखिए सब लोग, यस, क्या आप समझ पा रहे हैं, ये तीनों सीरीज में हो रहे हैं, ये तीनों हो रहे हैं सीरीज में, तो क्या हो जाएगा सीरीज आंसर 15 ओम, 15 ओम, ये तीनों भी सीरीज में, क्या हो जाएगा ये 15 ओम, ओके, और ये 15, और ये 15 क्या होगा पैरेलल, तो इनका नेट आंसर, इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15/2, और बैटरी 2 वोल्ट की है, तो करंट, करंट कितनी रवाना होगी भाई साहब, सर्किट में करंट कितनी होगी, 2 अपॉन क्या 15/2, यानी कितनी करंट हो रही है 4/15 एम्पियर, ये करंट इनिशिएट होगी 4/15 एम्पियर, वेरी गुड। अब जब ये करंट इनिशिएट होगी, जरा नजर टिकाओ, इधर देखना जरा, यहां से कितनी करंट रवाना हो गई है 4/15, ठीक है, मान लिया आप लोगों ने, यहां से करंट रवाना हो गई है, यहाँ आने के बाद करंट को दो ट्रैक है, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर भी जाएगी, इधर कितनी जाएगी, दोनों में 15-15 ओम है, तो क्या आधी आधी बढ़ जाएगी, यस, तो यहाँ जाएगी 2/15, और बच्चे यहाँ भी जाएगी 2/15 एम्पियर, मानते हैं आप, तो यहाँ सब जगह कितनी करंट चल रही है 2/15, यहाँ सब जगह कितनी करंट चल रही है 2/15, हो गया। चलो अब हम शुरू कर रहे हैं, चलो हेल्प कर दो जरा, यहाँ से रवाना होंगे सब लोग, और यहाँ से इस ट्रैक से हम यहाँ आने वाले हैं, रेडी, बोलिए, यस, क्या क्या लिखूं, बोलो बच्चे, Vx इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, बोलिए, ये जो 5 ओम है, ये इसका वोल्टेज किस में लिखें, प्लस में कि माइनस में, हम इधर जा रहे हो, करंट भी इधर ही जा रहा है, बोलिए प्लस में लिखें कि माइनस में, माइनस में, शाबाश, कितना I इंटू आर, आई कितना है 2/15, इंटू आर कितना है 5, हो गया, आगे बढ़ो जवान, अगले का भी माइनस में आएगा, 2/15 इंटू 5, आगे बढ़ो, यस, मुझे बताइए इसका बारे में क्या लिखे, हम तो यूं आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं और करंट ऊपर जा रहा है, तो आई थिंक अपोजिट चल रहे हैं, तो क्या प्लस में आ जाएगा, यस, प्लस में 2/15 इंटू 5, और ये सब होने के बाद क्या बराबर वी वाई कर दूं मैंने कर दिया। अब आप समझ लीजिए, ये और ये टर्म कट जाएगी, तो वी एक्स माइनस वी वाई अगर आप निकाल रहे हैं, तो ये आपका है प्लस का 2/3 वोल्ट, कंफर्म करें प्लस में या माइनस, मेरा तो प्लस का आ रहा है, कमान जल्दी से बोलिए, हाँ प्रिया बोलिए क्या प्रॉब्लम है, प्रिया यादव जल्दी बोलिए, तुम लोग चेक करोगे, प्रिया यादव क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलिए, प्रिया यादव क्या प्रॉब्लम है, बोलो बेटे क्या प्रॉब्लम है, हाँ शाबाश, प्लस का 2/3 आ रहा है, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया है, सही जा रहे हो, एकदम एकदम सही जा रहे हो, मैं बोल चुका हूँ, सुनोगे तो मजे करा दूंगा तुम्हें, ठीक है, सुनते रहो, एकदम सब तुमसे निकलवा दूंगा आंसर में, वेरी गुड। प्रिया यादव क्या प्रॉब्लम है बेटे, बोलो, चलो, तो ये हो गया, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, आप लोग समझ में आ गया ना आपको, अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए, यस, इधर देखिए, हम लोग इस ट्रैक से आए तो आंसर कितना आया प्लस का 2/3, अगर मैं इससे आता तो आंसर क्या आता, अलग या सेम, सेम,
सेम आता। और अगर मैं यूं आता तो बोलिए, तब भी सेम आता। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिलें सेम रहेंगी। सुन लीजिए सब लोग, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिलें वही रहेंगी। हाँ, ध्यान रखें, वेरी गुड, ध्यान रखें। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, बिकॉज आप ही बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। सो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ, दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल। जानवी, करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा। करंट कहां से कहां चलती है? प्लस से माइनस चलती है ना मैडम। करंट कहां से कहां चलती है? प्लस से माइनस। तो आप क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो बोलिए फाइनल एंड क्या हो गया? माइनस हो गया। तो बोलिए माइनस में लिखना पड़ेगा ना। जानवी मैडम, बात समझ में आई मेरी? जानवी जल्दी से बोलिए, बात समझ में आई मेरी? वेरी गुड। प्रियंका शर्मा, इजी रास्ता, मेरे ख्याल से इजी रास्ता ये वाला है, सबसे छोटा रास्ता जो वो कर लीजिए ताकि आपका टाइम कम लगेगा। क्या आप कर सकते हैं केवीएल के बारे में? चलिए, तो मैं केवीएल की बातें क्लोज करता हूं, मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, सुने। मैं किरचॉफ शुरू किया था, कल मैंने केसीएल पढ़ा दिया, और अभी मैं पिछले करीब 40 मिनट से जो है केवीएल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। क्या क्या निष्कर्ष निकला? बड़े बड़े क्लोज लूप में केवीएल लगाना समझदारी नहीं है, लेकिन जब भी दो पॉइंट का पीडी निकालना हो, जब भी दो पॉइंट का पीडी निकालना हो, द बेस्ट मेथड इज केवीएल। उसको इस फॉर्मेट में आप लगा के आंसर ला सकते हैं। कर लिया हम लोगों ने, अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, केसीएल केवीएल हो गया। अब एक नाम नया पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत नाम सुना हुआ है आप लोगों ने। अब हम किस पे जा रहे हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, इस पे चल रहे हैं हम लोग। इसको मैं शॉर्ट में WSB बोला करूंगा, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज को शॉर्ट में क्या बोल दिया? व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB। ओके, क्या मतलब हो गया इसमें? ये देखिए, इसमें क्या इंतजाम है। बड़ा एक सुंदर सा डायग्राम इसका है। ये देखिए, चलिए आ जाइए फटाफट से। चलो, चलिए, क्या रहा? PQRS, ठीक है। ओके, मान लीजिए कभी मेरे पास चार रेजिस्टेंस है। चार रेजिस्टेंस को अगर मैं इस अरेंजमेंट में अरेंज कर देता हूँ, चार रेजिस्टेंस, और चार रेजिस्टेंस ही क्यों, चार कैपेसिटर भी हो सकते हैं। यानी कोई भी चार कंपोनेंट को अगर मैं इस अरेंजमेंट में अरेंज कर देता हूँ, इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या अरेंजमेंट हो गया इसमें? इसमें ब्रिज के आर्म्स किसको बोलते हैं? ये चारों ब्रिज के आर्म है। ये P आर्म, ये Q आर्म, ये R, और ये S आर्म है। और इसको बोलते हैं बच्चों मिडिल आर्म। मिडिल आर्म में उन्हें क्या लगा दिया? गैलोमीटर। गैलोमीटर का काम क्या होता है? अगर इस पाथ में करंट होगी तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और इस पाथ में करंट नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मतलब इस पाथ में करंट है कि नहीं है, इस बात को डिटेक्ट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे गैलोमीटर लगा दिया। आप समझते हैं सर्किट को ऑपरेट करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? सेल या बैटरी, वो भी मैंने यहाँ लगा रखा है। अब ध्यान सुने, सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आज के बाद कभी भी पांच रेजिस्टेंस या पांच कैपेसिटर को मैं इस अरेंजमेंट में अगर लगा दूंगा, इस व्यवस्था में अगर मैं लगा दूंगा, इस पूरी व्यवस्था का टेक्निकल नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या व्यवस्था होगी? पांच कहां लेंगे? चार तो आर्म्स हैं, और इसके अलावा क्या हो गया? मिडिल आर्म में भी मैं गैलोमीटर की जगह कोई ना कोई कंपोनेंट लगा सकता हूँ, चाहे मैं रेजिस्टेंस लगाऊं चाहे मैं कैपेसिटर लगाऊं। तो कुल मिला के पांच रेजिस्टेंस, एक, दो, तीन, चार, और ये हो गया पांच। पांच कंपोनेंट को अगर मैं इस तरह से अरेंज कर दूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। अब आइए, इसको तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देंगे, बात समझ में आई गई आप लोगों को। अब मुद्दा आता है, बोले सर इसको सोल्व कैसे करना है, क्या रहेगा इसका? ध्यान दीजिए, जब भी हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, सर्किट आता है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? ये देखते हैं कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या अनबैलेंस कंडीशन में। बैलेंस अनबैलेंस का मतलब क्या है? इधर देखिए, अगर ऊपर दोनों का रेशियो और नीचे दोनों का रेशियो बराबर होता है तो हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस है। और अगर ऊपर का रेशियो और नीचे का रेशियो बराबर नहीं होता है तो हम बोलते हैं ब्रिज अनबैलेंस है। क्या मतलब? अगर मैं लिख के बताऊं, केस वन, बैलेंस ब्रिज, बैलेंस, केस वन बैलेंस ब्रिज। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या हो गई? इफ ऊपर का रेशियो P/Q इज इक्वल टू नीचे का रेशियो R/S, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं? ब्रिज बैलेंस है। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है कि बी और डी का पोटेंशियल सेम निकलता है।
अगर हम इसको पूरा एनालाइज करें, पूरा सोल्व करें, तो ध्यान दीजिए इस बी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल इस कंडीशन में सेम होता है। तो सोचिए अगर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो हमने सुना है करंट जो है वो हाई से लो करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में तो पोटेंशियल सेम है। तो बोलिए इस बीच वाले आर्म में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यानी कि मैं समझ गया कि मिडिल आर्म में करंट आई मिडिल कितना होने वाला है? 0 होगा। तो मिडिल आर्म में करंट 0 होगा। आपको याद है एक बार मैंने आपको बोला था कि किसी भी कारण से जिस पाथ में करंट नहीं जाएगी उसको हम हिसाब में कंसिडर नहीं करेंगे। तो आज देख रहे हैं आप लोग, बोलिए मिडिल आर्म में करंट नहीं जा रही है, बोला है आपने, तो नहीं जा रही तो बोलिए मिडिल आर्म को रखना है कि उड़ा देना है? मिडिल आर्म को रखना है कि उड़ा दें? बोलो, उड़ा दें। मिडिल आर्म को रखना है कि उड़ा देना है? उड़ा देना है। तो मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं इसको, ठीक है। सो एलिमिनेट मिडिल आर्म, एलिमिनेट मिडिल आर्म। बात समझ में आ गई है? यस, तय हो गया है। बैलेंस ब्रिज बड़ा आसान होता है, ऊपर का रेशियो बराबर नीचे का रेशियो, मिडिल आर्म को उड़ा देंगे। मिडिल आर्म को उड़ाने के बाद खुद देखिए, अगर मैं इस मिडिल आर्म को गायब कर देता हूं तो उसको उड़ाने के बाद ये पी और क्यू क्या हो जाएगा सीरीज में, ये आर और एस क्या हो जाएगा सीरीज में, और यू नो ये पथ एंड ये पथ अग्निपथ, एंड यू नो हाउ टू डील विद अग्निपथ, सब आपका काम हो जाएगा। सुन लिया आपने? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। तो चलिए ये तो जानकारी हो गई, ये तो केस मैंने बता दिया कि बैलेंस में ऐसा होगा, ठीक है। अब आइए बैलेंस ब्रिज को लेकर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें कैसे करने हैं, हम खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। केस 1 समझ लिया हमने, अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सबको समझ में आ गई? समझ में आ गया? बोलो बे, यस और नो? शाबाश। चलिए खेल शुरू करते हैं। मैं फिर बोलता हूं, आपको पहले से काफी कुछ आता होगा, बिल्कुल आता होगा, वीडियो आप पहचान लेते हैं, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूँ सुने, सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। नहीं सुनेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। आइए छोटी छोटी बातों में मैं हिट करूंगा, हर बार छोटा सा मैसेज और क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले तो आइए, जैसे मान लीजिए 50 ओम है, ये 10 ओम है, और मान लीजिए ये कुछ भी 25 ओम है, और मान लीजिए 5 ओम है, ठीक है, और मान लीजिए 3 ओम है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो आप देखिए कि 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, 5 रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं, 50, 10, 3 एंड 25, 5 हो गया। और ये देख करके मुझे पूछा जा रहा है कि भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है। क्या लाना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है इन दोनों पॉइंट के बीच में। अब आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है। पता है कई कई बच्चों का माइंडसेट क्या होता है? सुने सुने सुने, कई बच्चे इस तरह का एक इमेज बना के बैठे हुए हैं कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ट्राइंगल टाइप बने, ऐसा ट्राइंगल टाइप शेप होगा तब जाके व्हीटस्टोन बोलेंगे। अरे भैया, ट्राइंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल से मतलब नहीं है, मेरे को 4 ब्रांच होनी चाहिए, पी क्यू आर और एस, और एक मिडिल ब्रांच। जब जब मेरे को ये रहेगा, चाहे वो ट्राइंगल शेप में बना के दो, चाहे वो रेक्टेंगल बना के दो, चाहे स्क्वायर बना के दो, मुझे मतलब नहीं है। तो ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया? यस। और आप समझ गए होंगे कि ऊपर का रेशियो कितना चल रहा है, 50/10, और नीचे का रेशियो कितना चल रहा है, 25/5। बोलिए क्या रेशियो बराबर है? यस। और रेशियो बराबर है तो मैं समझ गया मामला क्या है, बैलेंस ब्रिज का, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मामला है। तो बोलो मिडिल आर्म को रखना है कि उड़ा देना है? मिडिल आर्म को उड़ा दिया। बोलिए ऊपर का पाथ 60 ओम, नीचे का पाथ 30 ओम का हिसाब लगाया जा सकता है। 60 ओम पैरेलल 30 ओम करके देख लीजिए, 20 ओम आंसर आ जाएगा बच्चों का। जल्दी बोलिए, मैं गलत लिखने वाला हूँ, बोलिए कितना आ रहा है? 320, 20 ओम आंसर है। वेरी गुड, सिंपल बेसिक क्वेश्चन लिया। मैसेज ऑफ दिस क्वेश्चन वाज, मैसेज ऑफ दिस क्वेश्चन वाज, सुने सुने सुने, इस क्वेश्चन का मैसेज क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा ट्राइंगल शेप में होना कोई जरूरी नहीं है, इट में बी ट्राइंगल शेप, इट में बी रेक्टेंगल, और इट में बी स्क्वायर शेप, वॉट एवर इट इज। आपको क्या ध्यान देना है? 4 ब्रांचेज होनी चाहिए, पी क्यू आर एस और मिडिल ब्रांच। जब भी जहां भी इस तरह की व्यवस्था होगी उसको क्या बोलना है? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलना है, ठीक है। अगला मैसेज और अगला क्वेश्चन, आइए अगला मैसेज और अगला क्वेश्चन ध्यान दें। ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है, और मान लीजिए ये सी है, और मान लेते हैं ये डी है, और सबकी वैल्यू स्मॉल आर है, ठीक है। सबकी वैल्यू क्या है? स्मॉल आर है। हो गया ना? ध्यान दीजिए, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। यस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 5 रेजिस्टेंस हैं, सबकी वैल्यू स्मॉल आर है, और मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी वगैरह जो भी नाम है। कम ऑन टेल मी, इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? ये देखो सब बोल रहे हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। यस यस यस, झूठ बोल रहे हैं आप,
ध्यान से सुना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सारा इस बात पे डिपेंड करेगा कि टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हैं। यस, वेरी गुड शिवम, बिल्कुल। कुछ नहीं कह सकते, ये व्हीटस्टोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, जरा समझिए। अब आइए, यही सब आपको सीखना है। यस, यस, आ जाओ। अगर मुझे कहा जाता है कि ए और सी के बीच में आंसर बनाइए, सब लोग नोटिस करें, ए और सी। अगर मेरे टर्मिनल पॉइंट ए और सी हैं, तो ए और सी के बीच में डेफिनेटली क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। डेफिनेटली व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेटली व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और हर आदमी आंसर मार देगा। कितना आंसर हो जाएगा, बड़ी लाम तो उड़ जाएगी। ऊपर कितना हो रहा है, 2r, नीचे कितना हो रहा है, 2r। आंसर कितना आ जाएगा, r आंसर आ जाएगा। इसी में मुझे कहा जाए आर बी डी, क्या कहा जाए, आर बी डी। बी और डी के बीच में आंसर निकालना है। जरा ध्यान से देखो, अच्छे देखो, इधर देखो, मैं लाइन चला के बताता हूँ। अगर यहां से करंट एंटर करके करंट यहां निकल रहा है, तो मुझे लगता है दूर दूर तक भी व्हीटस्टोन नहीं है, दूर दूर तक भी व्हीटस्टोन नहीं। देखो, यहां से करंट एंटर करेगा, 3 रास्ते हो गए, एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक और ये तीसरा ट्रैक। बोलिए, क्या ये 3 पैरेलल ट्रैक का मामला हो गया? यस, ये 3 पैरेलल ट्रैक का मामला हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलिए, समझ में आई है? आंसर वो गोली मारो तुम यार, आंसर आंसर छोड़, मुझे नहीं चाहिए आंसर। मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? ये बी और डी के में व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? नहीं है, बल्कि क्या हो गया, ये पथ, ये पथ और ये पथ, अग्निपथ हो रहा है कि नहीं? क्लियर, वेरी गुड। तो हमें लिखना चाहिए कि इनके मामले में, ये सीखो आप, यही सीखना, इट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। पहली बात तो हो गई, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। और व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो फिर क्या हो गया, 3 पैरेलल पाथ है, तो आर बी डी कितना हो रहा है, एक पाथ हो रहा है 2r, दूसरा पाथ है r और तीसरा पाथ हो रहा है 2r। 2r का r और r का हो जाएगा r/2। तो इस सवाल के आंसर लाना मेरा प्लान नहीं है, मेरा प्लान ये है, आप समझ रहे हैं? यस, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज था भी से और नहीं भी था। अगर इस डायग्राम में आप ए और सी के बीच में काम करेंगे तो ये क्या हो रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज हो रहा है। और इसी डायग्राम में अगर आप बी और डी के बीच में काम करेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो रहा है। अब मुझे आंसर दीजिए, यस बोलिए, ये डायग्राम, ये डायग्राम, बोलिए, इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? वेरी गुड। इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, कि कुछ भी हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, मैं भी पता नहीं, वेरी गुड। अब आपको समझ में आने लगा है, ये व्हीटस्टोन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टर्मिनल पॉइंट। तो आई थिंक आज के बाद इस तरह का डायग्राम देखते तुरंत, बच्चों की आदत क्या है, इस तरह का डायग्राम देखते तुरंत आप व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन चिल्लाने लगते हैं। व्हीटस्टोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तुरंत व्हीटस्टोन मत चिल्लाना, पहले इंश्योर करना कि टर्मिनल पॉइंट कहां पर है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? आगे बात समझ में? इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन लिए, ठीक है, हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगला मैसेज, देखिए अगला मैसेज क्या है मेरा। अगला मैसेज ध्यान दें, ये 100 रुपए। अब सुने, अगला मैसेज सुने, सबकी वैल्यू आर है। ध्यान दीजिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं। इधर देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरा डायग्राम अपने आप में व्हीटस्टोन था। इस वाले में भी जब हम ए और सी पे काम करते थे, पूरा डायग्राम, पूरा सर्किट अपने आप में व्हीटस्टोन था। लेकिन ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होगा कि जो पूरा सर्किट हम आपको देंगे, जो फुल सर्किट हम आपको देंगे, वो पूरा तो व्हीटस्टोन नहीं होगा, लेकिन उसके किसी भाग में, उसके किसी हिस्से में व्हीटस्टोन छुपा हुआ हो सकता है। तो आपकी नजरें इतनी तेज होनी चाहिए, आपकी आंखें इतनी तेज होनी चाहिए, किसी बड़े सर्किट के किसी हिस्से में, किसी पार्ट में अगर व्हीटस्टोन छुपा हुआ है तो आपको पकड़ में आना चाहिए। मैंने कहा 100 के में आंसर बनाइए। ये देखिए, नोटिस करिए, ये पोर्शन, ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये देखिए इधर, ये जो इतना पोर्शन है, ये क्या बन रहा है, क्या व्हीटस्टोन बन रहा है? यस। नीचे वाले को भूल जाओ, बोलिए, इतना जो पोर्शन ऊपर का, जो 5 रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, इज इट मेकिंग व्हीटस्टोन ब्रिज? यस। और व्हीटस्टोन ब्रिज भी कौन सा हो रहा है, वो बैलेंस्ड। कौन सा ब्रिज है वो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस है तो बोलिए, ये रहेगा कि उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, और उड़ा देंगे तो अब आंसर आ सकते हैं। यस, इसको उड़ाने का ऊपर का रास्ता कितना हो जाएगा, 2r, बीच वाला कितना हो जाएगा, 2r, और नीचे वाला r, यानी क्या हो गया, rxy, 2r पैरेलल 2r पैरेलल r, आंसर इज r/2। वेरी गुड, आंसर इज r/2। तो इस सवाल से मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं, द मैसेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कभी कभी पूरा सर्किट जो हम आपको देंगे वो अपने आप में व्हीटस्टोन होगा, और कभी कभी ऐसा होगा
कि जो सर्किट हम आपको देंगे वो पूरा सर्किट तो व्हीटस्टोन नहीं होगा, लेकिन उसके किसी हिस्से में, उसके किसी पार्ट में व्हीटस्टोन छुपा हुआ हो सकता है। तो आपको छुपा हुआ व्हीटस्टोन पहचानना आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो, आपको याद है ये क्वेश्चन मैंने सिमेट्रिक लाइन मेथड से भी कराया था, याद है आपको? सिमेट्रिकल लाइन मेथड जब आपने लगाया था, याद है, लाइन खींच के, क्या आपको याद है उस दिन भी यही रेजिस्टेंस खराब हुआ था? यस। आपको फिर सीखना चाहिए कि कोई एक सर्किट जो ना दो तीन मेथड से भी सोल्व हो सकता है। कोई एक सवाल को करने के दो तीन अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। जो आपको याद आ जाए, जो आपको समझ में आ जाए, जो आपको इजी लगता है उससे आप करें, आंसर सही आना चाहिए। और अगर आप अलग अलग मेथड यूज भी कर रहे हैं ना, तो सर्किट की परफॉर्मेंस पर और बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए। सिमेट्रिकल लाइन से क्या तब भी ये रेजिस्टेंस खराब हुआ था, सिमेट्रिकल लाइन मेथड से क्या ये वाला रेजिस्टेंस खराब हुआ था? यस। और आज व्हीटस्टोन की अप्रोच से भी केवल ये वाला रेजिस्टेंस खराब हुआ है। इसका मतलब सर्किट की परफॉर्मेंस पर, बिहेवियर पर कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? नहीं पड़ा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एक सवाल को दो तीन चार तरीके से भी कर सकता है, इस सर्किट के आंसर्स पर, बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? अब ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हीटस्टोन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, इस सवाल का मैसेज क्या था कि बड़े सर्किट के किसी हिस्से में व्हीटस्टोन छुपा हुआ हो सकता है। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप उस छुपे व्हीटस्टोन को पहचान सकें, जैसा कि आपने यहाँ पहचान लिया। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, जैसे आपके बुक में क्वेश्चन है उसको समझे हम लोग। आप हमेशा ये उम्मीद करके मत बैठना कि व्हीटस्टोन हमेशा व्हीटस्टोन की शेप में आपको दिया जाएगा। एक्स और वाई, सबकी वैल्यू आर पकड़ लेते हैं। अब आ जाए सब लोग, आ जाए जरा हेल्प कर दे मेरी। यस, एक ये क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर है, ध्यान दीजिए। यस, मुझे बोल रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट आंसर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, इसमें 3 2 6 रेजिस्टेंस में लगे हुए हैं, और आप देख रहे हैं इसको देख के कहीं भी दूर दूर तक भी पता नहीं लग रहा है कि व्हीटस्टोन है। यस, इसमें 6 रेजिस्टेंस है, पूछ रहे आंसर बनाइए। आप देख रहे हैं मामला उलझा हुआ है, और दूर दूर तक भी इसमें व्हीटस्टोन का इमेज फील नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बनाना है। कुछ इशारा मिल रहा है आपको? क्या आपको डायरेक्ट वायर दिख रहे हैं? प्लेन वायर, कल बताया था प्लेन वायर। क्या आपको प्लेन वायर दिख रहे हैं? आपको प्लेन वायर दिख रहे हैं तो किससे बात करेंगे? पॉइंट पोटेंशियल मेथड से। किससे बात करेंगे? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। चलो पॉइंट पोटेंशियल मेथड अप्लाई करते हैं। आ जाओ जरा, नंबरिंग करा दो। ये एक्स है तो ये क्या होगा? एक्स। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स। ये वाई है तो ये क्या होगा? वाई। ये वाई है तो ये भी क्या होगा? वाई। और ये वाई है तो ये भी क्या होगा? वाई। ठीक है, ये वाई है तो ये जेड। ये वाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसका नाम जेड दे दे। और ये जेड तो इसका नाम भी अलग होगा, इसका नाम डब्ल्यू दे देते हैं। सुन लिया आपने? तो बोलिए कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इसमें? 2 3 या 4? आपने समझा? पॉइंट पोटेंशियल कल पढ़ाया था मैंने आपको। क्या मुझे इसमें खाली तार दिख गए, प्लेन वायर दिखते ही, कंपोनेंट फ्री वायर दिखते ही मैं समझ गया पॉइंट पोटेंशियल से अरेंज करूंगा 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट को लेके मैदान में आ जाओ। 1 2 3 और 4। सबसे दूर में किसको बनाना है? टर्मिनल पॉइंट को। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट उनको हमेशा बीच में डालें। एक्स्ट्रा पॉइंट एक आए तो बीच में डाल दो, दो आए तो हमेशा उसको ऊपर नीचे डालो, उसमें फायदे में रहोगे। तो देखो यहाँ लिख दिया डब्ल्यू और यहाँ क्या लिख दिया जेड। सुन लिया आपने? यस, मैंने 4 पॉइंट बना दिए, टर्मिनल पॉइंट सबसे दूर में, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट बीच में बना दिए। अब क्या करना है मुझे? अब बस मुझे इनके लिए अप्लाई कर देना है मामला। यस, चलो ऊपर से एक एक चीज को निकाल के लाते हैं। आंसर छोड़ो, यस बोलो। ये कहाँ पे लगा हुआ है? एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई के बीच में। तो आओ एक्स और वाई के बीच में, इसको यहाँ लगा देते हैं। इधर देखिए कहाँ लगा हुआ है ये? एक्स और वाई के बीच में। तो देखो इसको लगा दिया मैंने, एक्स और वाई के बीच में लगा दिया। आगे बढ़ो। यस, ये कहाँ लगा हुआ है? ये वाला एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड ये रहा। ये कहाँ लगा हुआ है? एक्स और डब्ल्यू के बीच में। ये कहाँ है भाइयों? डब्ल्यू और जेड। ये कहाँ पर है? डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। ये कहाँ पर है? जेड एंड वाई। ये देखिए, फील करिए मामला। आपको उस ओरिजिनल डायग्राम को देख के दूर दूर तक भी हमें समझ नहीं आ रहा था इसमें व्हीटस्टोन भी हो सकता है क्या। जब उसको पॉइंट पोटेंशियल से अरेंज किया तो मुझे साफ साफ पता लगा व्हीटस्टोन है। तो आप समझ गए मामला क्या होने वाला है। यस, क्या आपने पहचान लिया? इतना पोर्शन, इतना पोर्शन क्या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो रहा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। और इसका ये मिडिल आर्म तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बोलिए, ऊपर तो हो गया 2r और नीचे भी हो गया 2r। 2r और 2r का आंसर r, और r और ये नीचे एक r और है, तो r और r का आंसर r/2।
इसका आंसर हो जाएगा RXY, that will be 2R parallel 2R parallel R, is it making R/2? R/2। नहीं शिवानी, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, टर्मिनल पॉइंट को हमेशा सबसे दूर रखना है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि गलती नहीं हो जाए। अगर आप उसको बीच में रख के घर पे ट्राई कर लेना इस सवाल को, गलत आंसर आने वाला है। आप XY को बीच में रख लेना, 101% गलत आंसर आएगा, इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है टर्मिनल पॉइंट्स को सबसे दूर में रखें और एक्स्ट्रा पॉइंट को बीच में डालना है, ये नियम है, नहीं डालेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ वो इसीलिए तो बोल रहे हैं मैडम, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है। मैं इतनी बार 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 बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ बच्चे क्या XY को बीच में डाल देंगे, गलत आंसर आ जाएगा। जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करें, ठीक है, कर लेंगे। ये था बैलेंस कंडीशन के बारे में। तो इन सवालों का मीनिंग क्या हो गया, अब आप देखिए मैंने कहां से शुरू किया था, वापस आते हैं। यस, मैंने शुरू किया कि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में पहली कंडीशन क्या होगी, बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज के मामले में क्या क्या सीखा, अगर ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो बराबर तो ब्रिज बैलेंस होता है, ब्रिज बैलेंस होता है तो बीच वाले आर्म को आप हटा सकते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने सवाल शुरू किए। ब्रिज जो होता है वो कभी भी रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है। दूसरी बात, ब्रिज को इस तरह की शेप को देखते तुरंत चिल्लाना बंद करें कि ये व्हीटस्टोन है, टर्मिनल पॉइंट पे नोटिस किया करें। तीसरी बात, कभी कभी पूरा सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज होगा और कभी कभी उसके किसी हिस्से में व्हीटस्टोन छुपा हुआ हो सकता है, तो आपको पता लगना चाहिए। और अगली बात कि कोई टेढ़ा मेढ़ा सर्किट भी व्हीटस्टोन हो सकता है, तो उसको रीअरेंज करना सीखे। रीअरेंज करने के बाद हो सकता है उसमें व्हीटस्टोन छुपा हो, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सब था व्हीटस्टोन के बारे में। क्या आप कंफर्टेबल हैं? बोलो ना लाइक, क्या आप कंफर्टेबल हैं? चलिए अब शुरू करते हैं केस टू। केस टू अनबैलेंस ब्रिज। अनबैलेंस ब्रिज, ठीक है। अनबैलेंस ब्रिज का मतलब क्या हो गया, ये देख, इफ P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाई एस। यस, ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो बराबर नहीं है, और नहीं है तो ये अनबैलेंस ब्रिज है। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होता है कि VB इज नॉट इक्वल टू VD। ऊपर का और नीचे का पोटेंशियल इस बार सेम नहीं होगा, और पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो B और D में से कोई हाई होगा और कोई लो होगा, और अगर हाई और लो है तो बीच वाले आर्म में भी करंट चलेगी। मतलब क्या हो गया कि आई मिडिल जीरो की नॉन जीरो, इस बार मिडिल आर्म में भी करंट चलेगी। अब हमारे लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है कि मिडिल आर्म में करंट कहाँ चलेगी, नीचे से ऊपर जाएगी कि ऊपर से नीचे आएगी, तो इसका जवाब देना हमें आना चाहिए। तो लॉजिक सुन लें, पहले लॉजिक सुन लें। ये गैलोमीटर, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट था और ये आपका डी पॉइंट था। ये देखिए इधर, लॉजिक सुन लें ताकि आप इसको अप्लाई कर पाए। अगर ये सीन है, अब देखिए, इफ P बाई क्यू इज मोर देन R बाई एस, तो फिर VB विल बी लेस देन VD। देसी में याद करने का तरीका बताता हूं, जिधर का रेशियो ज्यादा हो उधर का पोटेंशियल कम होगा। सुन लिया, जिधर का रेशियो ज्यादा हो उधर का पोटेंशियल कम होगा। एक ट्रिकी वे में याद कर लीजिए। टेक्निकली तो मैं मैथमेटिक्स को दिखा सकता हूँ, लेकिन आप एग्जाम के हिसाब से, अगर ऊपर का रेशियो ज्यादा है तो ऊपर का पोटेंशियल कम होगा, अगर नीचे का रेशियो ज्यादा है तो नीचे का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा है, इफ P बाई क्यू, ऊपर का रेशियो ज्यादा है तो ऊपर का पोटेंशियल VB क्या है, कम है। और अगर हमें कम और हाई और लो पोटेंशियल पता लग जाएगा तो करंट कहां से जाती है, हाई से लो। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी मैं आपको फंसा सकते हैं। अगर डायग्राम ये बना दिया जाए, नोटिस करें क्या खास हो गया इसमें भाई साहब, दिस इज बी एंड दिस इज डी। यस, बैटरी वैसे लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब वही होगा, जिधर का रेशियो ज्यादा उधर का ही पोटेंशियल ज्यादा होगा। वेरी गुड, बिल्कुल बैटरी अपोजिट कर दिए। ये नोटिस करो आप, ये सवाल बच्चों को फंसाने के तरीके ये सब। अच्छे देख लो फटाफट से, सब बच्चे आ जाए। यस, इधर देखो मेरी तरफ, जो डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर बैटरी का प्लस इधर है, अगर बैटरी का प्लस इस तरफ है, दिख रहा है आपको, बैटरी का प्लस स्टार्टिंग की साइड है, बैटरी का प्लस शुरुआत की साइड है, तो जिधर का रेशियो ज्यादा उधर का पोटेंशियल कम। तो अगर बैटरी का प्लस, बैटरी उल्टी है, तो ऐसे में जिधर का रेशियो ज्यादा होगा उधर का ही पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग ये जान पाएंगे कि बी और डी में कौन हाई और कौन लो है। अगर हम हाई और लो जान पाएंगे तो ऑब्वियसली करंट कहां से कहां चलती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलती है, ठीक है। आओ इसका क्वेश्चन लेता हूं। अपने नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में 2012 में क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखो आप। ये अपने एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। 4 ohm, 4 ohm, 1 ohm and 3 ohm, this was galvanometer and this was let B and this was D. Come on, बोलिए IG,
जीरो की नॉन जीरो, बोलिए आईजी जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो आईजी बैलेंस ब्रिज दिख रहा है आप लोग, सॉरी सॉरी, हाँ ब्रिज बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस है ना, क्योंकि ब्रिज कैसा अनबैलेंस है, तो बीडी लाभ में करंट चलेगी। सवाल पूछा गया एग्जाम में कि करंट कहाँ चलेगी, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। अब आप देखिए ऊपर का रेशियो कितना है 4/4 और नीचे का रेशियो कितना है 1/3, तो आई थिंक ऊपर का रेशियो ज्यादा है, और ऊपर का रेशियो ज्यादा है तो फिर मेरे लॉजिक के हिसाब से ऊपर का पोटेंशियल कम हो गया, वीबी, रुचि मैडम वीबी कम होगा। इतना पढ़ाने के बाद भी आप गलत आंसर देते हो यार, रुचि जल्दी से सही आंसर दें, अभी भी गलत आंसर देते, इतना पढ़ाने के बाद भी गलत आंसर, फिर क्या करें। हाँ स्क्रीन फोड़ के वहीं आ जाऊं तुम्हारे पास। हाँ जी वीबी कम है, तो करंट आईजी कहां से कहां होगा बोलिए, क्या बोलते हैं D2B हो जाएगा, D2B। वेरी गुड, पता लगा सब लोगों को। तो ये क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, लॉजिक दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, डी से बी की तरफ जा रहा है, तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। क्लियर है सब लोगों को, क्लियर है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इफ अनबैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज है अपने पास, तो पूछ रहे हैं कि आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सुन लिया सबने, अनबैलेंस ब्रिज का। बैलेंस ब्रिज में तो आसान है, मिडिल आर्म को हटाने के बाद सब आसान हो जाता है, ठीक है, लेकिन अनबैलेंस ब्रिज में कैसे निकालेंगे उसके बारे में आते हैं। इसके बारे में दो तीन तरीके हैं, या तो आप केवीएल लगा दीजिए, और आप समझ गए केवीएल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो तीन अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उनको मैनेज करना पड़ेगा, यानी करीब एक पेज का सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम में इतना कष्ट हम कर ही नहीं सकते, है ना, काम खराब हो जाएगा। तो फिर क्या करें, दूसरा कोई तरीका सोचें, दूसरा तरीका समझिए, यस ध्यान दीजिए। अनबैलेंस ब्रिज का एक और फॉर्मेट आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। आर आर आर, दिस इज एन आर, दिस इज एन आर, यस। आप देख लीजिए ब्रिज अनबैलेंस है, ये पता लग रहा है, ऊपर का रेशियो 1/n और नीचे का रेशियो n, ब्रिज अनबैलेंस है। अनबैलेंस ब्रिज, और आपने कहा आर इक्विवेलेंट निकालो, तो अगर मैं इसे पूरा केवीएल निकालता हूँ तो आर इक्विवेलेंट का आंसर आता है 3n+1 अपॉन n+3 इंटू स्मॉल आर, ये इसका आंसर आता है। लेकिन आप समझ गए होंगे इसमें एक स्पेशल टाइप की सिमेट्री चल रही है, एक स्पेशल टाइप की सिमेट्री इसमें है। किस तरह की सिमेट्री जरा देखना, यस, आर आर आर, आर आर आर, और ये एन टाइम्स और एन टाइम्स। अगर हमारे पास अनबैलेंस बेस इस पर्टिकुलर सिमेट्री वाला आता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से आंसर बना सकते हैं, 3n+1 अपॉन n+3 इंटू आर करके आंसर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो हाथों, ये देखो, मान लीजिए मैंने कभी कहा, ये देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1 1 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 2, यस, मैंने आपसे कहा इसका आर इक्विवेलेंट लाइए। अब इसका आर इक्विवेलेंट लाना, तो आप देख रहे हैं अनबैलेंस बीज है, लेकिन इसमें क्या ये फॉर्मेट दिख रहा है, यस, आर 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 एन आर एन आर। तो बोलिए कंपेयर कर, तो आर बराबर कितना हो रहा है 1 और एन बराबर कितना हो रहा है 2, क्या आंसर लाया जा सकता है, जल्दी से आंसर लाइए, कितना आ रहा है 7/5, वेरी गुड, फटाफट से आंसर लाइए, 7/5 आंसर आ रहा है, चेक करो 1.4 ओम, यानी कि इस फॉर्मूला की मदद से, इस रटे हुए फॉर्मूला की मदद से हम तुरंत आंसर ले आएंगे, दैट इज 1.4 ओम, 7/5, ठीक बात है, ये भी हो जाएगा। मगर ध्यान रखें, ये फॉर्मेट केवल कब वैलिड है, ये फॉर्मूला केवल कब काम कर पाएगा, जब ये सिमेट्री है। बाई दी वे मेरे पास अनबैलेंस भी जैसा आ गया जिसमें ये सिमेट्री नहीं है, ये फॉर्मूला काम आएगा कि बेकार हो गया, बेकार हो गया। तो थर्ड, थर्ड शॉर्ट ट्रिक, अगर अनबैलेंस बीच कभी आ जाए, वैसे तो अनबैलेंस भी हमारे एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि उसको सोल्व करने के लिए लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन अगर अनबैलेंस ब्रिज का कभी आ जाए तो क्या करें, आप केवीएल लगा के अपना टाइम मत खराब करें। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे आप क्या कर पाएंगे, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, रेंज पता लग जाएगी, चार ऑप्शन से आंसर ला सकते हैं। कैसे, आइए ये देखिए, आप क्या करें कि जो अपना जो मिडिल आर्म को, मिडिल आर्म को एक बार तो ओपन कर दें और एक बार क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। मिडिल आर्म को क्या करें, एक बार तो ओपन कर दें और एक बार क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। और जो दो आंसर आएंगे, आपका एक्चुअल आंसर उनके बीच में रहेगा, मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उस पर गौर करें, ये देखिए 1 1 और ये 2 और 2,
मिडिल आर्म को एक बार तो क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, 1 1 और 2 और 2, और मिडिल आर्म को एक बार क्या कर दिया, ओपन कर दिया। देख पा रहे हैं आप लोग? यस, मिडिल आर्म को एक बार तो क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, और एक बार क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। यस, जब हमने शॉर्ट किया है तो शॉर्ट के टाइम पे कितना आंसर आया होगा जरा देखना, 2/3 और 2/3, क्या 4/3 आंसर आया हुआ है, यानी कि कितना 1.33 ओम आंसर आया हुआ है। ठीक है, ओके, ओपन के टाइम पे कितना आंसर आया होगा जरा देखना, ऊपर हो रहा है 3 और नीचे हो रहा है 3, तो 3 पैरेलल 3 कितना आंसर आ रहा है, 1.5 ओम आंसर आ रहा है। तो इनमें से कोई भी हमारे सर्किट का एक्चुअल आंसर नहीं है, हमारे सर्किट का जो इक्विवेलेंट आंसर होगा वो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में रहेगा। यानी मैं एक्चुअल आंसर नहीं जान पाया, लेकिन मैं इतना जान पाया हूं कि मेरा आंसर 1.33 से ज्यादा और 1.5 से कम रहेगा। मैं चार ऑप्शन देख करके टिक टिक करके आंसर टिक कर सकता हूँ। चार ऑप्शन रहेंगे ना, वहां से टिक कर सकते हैं। और आपके सर्किट में, आपके सवाल में सिमेट्री हो कि ना हो, ये मेथड हर जगह लग जाएगा। सुन लिया आप लोगों ने? तेजस भाई साहब पूछ रहे हैं 2/3 कैसे आएगा। शाबाश। अबे ये कुछ समझ, ये 1 और 2 पैरेलल हो रहे हैं भाई साहब। 1 और 2 का पैरेलल करके देखो जरा, 2/3 होता है। और ये 2 1 का पैरेलल करके देखो, 2/3 होता है। दिमाग खुला रखो तेजस बाबू। क्लियर है? तो फाइनल करता हूं मैं, ध्यान दीजिए। यस, मैंने क्या शुरू किया था, अनबैलेंस ब्रिज के बारे में क्या बोलना शुरू किया, अनबैलेंस ब्रिज। अनबैलेंस ब्रिज का मतलब क्या हो गया, ऊपर का और नीचे का रेशियो बराबर नहीं है, यानी मिडिल आर्म में करंट चलेगी। मिडिल आर्म में करंट चलेगी, करंट नीचे से ऊपर जाएगी कि ऊपर से नीचे जाएगी, इस बात को मैंने आपको बता दिया, कैसे चेक करते हैं, सवाल करा दिया। उसके बाद अनबैलेंस ब्रिज का अगर क्वेश्चन करना है, उसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करें, बेसिक तरीका तो क्या है, केवीएल लगाओ। इतना बड़ा एग्जाम में कर नहीं सकते तो ये तो भूल जाओ। अगर ये पर्टिकुलर सिमेट्री दिख जाए तो ये फॉर्मूला रट सकते हैं। और सिमेट्री हो कि ना हो, अनबैलेंस ब्रिज है तो शॉर्टकट लगा सकते हैं। अमन दोबारा सुन ले, शॉर्टकट लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या है, मिडिल आर्म को हटा के एक बार तो क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट, और मिडिल आर्म को एक बार क्या कर दो, ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट वाला आंसर निकाल लो, ओपन वाला आंसर निकाल लो, और आपका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो दोनों के बीच में आने वाला है। आपका एक्चुअल आंसर दोनों के बीच में आएगा। ठीक है अमन, बात समझ में आ गई है? अमन बाबू, मेरे दोस्त, बात समझ में आई तुझे? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों ये मैं व्हीट स्टोन की बातें क्लोज करता हूँ। ये थे व्हीट स्टोन की कहानियां, दोनों बात हो गई, सॉरी, बैलेंस भी हो गया और अनबैलेंस भी हो गया। और मजे करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम, मैंने आज तक एग्जाम के अंदर अनबैलेंस बीच का क्वेश्चन नहीं देखा है, मैंने आज तक नहीं देखा इतने सालों में। ठीक है, अगर आएगा तो क्या आएगा, बैलेंस का आएगा, और अनबैलेंस का आ भी जाए तो आप कर सकते हैं। हाँ बेटे, जयसीस, ओनली अनबैलेंस के टाइम ही शॉर्ट ट्रिक लगाना है बे। बैलेंस होगा तो मिडिल आर्म को हटा के तुरंत आंसर बना लेगा ना। चलिए, वेरी गुड, ध्यान दें। अब हमारे पास कुछ स्पेशल मामला है क्यूब का, ध्यान दीजिए प्लीज। क्यूब का क्या मामला है, ध्यान दीजिए। हमसे क्यूब बोल दिया जाता है कि हाँ ये क्यूब है, ये देखिए इस तरफ क्यूब। ये क्यूब मुझे दे दिया है, ये क्यूब है। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्यूब के अंदर क्या हो गई, टोटल 12 साइड्स हो गई, चार तो नीचे, चार ऊपर और चार वर्टिकल, टोटल 12 साइड्स है। हमसे कह दिया जाएगा क्या कि ईच साइड आर, बोल देगा हर साइड का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो हमसे कहा जाएगा, तीन जगह हमसे आंसर पूछा जाता है, तीन जगह कहाँ कहाँ पर, इधर देख लीजिए। यस, तीन जगह कहाँ कहाँ पर, साइड के अक्रॉस, आई थिंक ये साइड होगी इसकी। कभी कभी पूछेंगे फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कौन सा होगा जरा देखना, एक पॉइंट ये तो दूसरा पॉइंट सीधे ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, फेस डायगोनल। और कभी पूछेंगे यहाँ और यहाँ पर, ये क्या हो गया, मेन डायगोनल। तीन जगह पूछा जाता है, इन तीनों के स्टैंडर्ड आंसर आप याद करें। याद करने के क्या फायदे मैं बताऊंगा आपको। तो तीन जगह स्टैंडर्ड आंसर आप याद कर लीजिए, क्या क्या आंसर है ये देखिए। और हाँ, मैं आपको अभी से बता दूं कि ये सवाल अपने उधर भी रहेंगे, कैपेसिटर के अंदर भी, तो ध्यान दीजिए। अगर ईच साइड, यहाँ बोल रहे हैं आर, वहां क्या बोल देगा, ईच साइड क्या बोल देगा, सी बोल देगा। ठीक है, अब नोटिस करें, कोई बात नहीं, सुने सुने, साइड सॉरी,
मेन डायगोनल के अक्रॉस आंसर पूछ रहे हैं, तो याद कर लीजिए 5/6r, इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 10r/12। अभी मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। फेस डायगोनल पे आंसर चाहिए तो ये होता है 3/4r, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 9r/12। और साइड के अक्रॉस अगर आंसर पूछ रहे हैं दैट इज 7/12r। ठीक है, और ध्यान दीजिए, आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज आ रही है? आ रही है। मिहिर आप अपना कनेक्शन चेक करो। 3 आंसर याद हो गया, और इसको याद करने के फायदे भी बताने वाला हूं, अभी सवाल शुरू करूंगा। यस, ये तो रेजिस्टेंस में, और इनको याद करने का एक फायदा है, कैपेसिटर में बस इनका डेटा उल्टा करना है, इन्वर्ट करना है। क्या मतलब? अगर कैपेसिटर में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, अगर वहां पूछेंगे कि मेन डायगोनल के अक्रॉस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो यहाँ कितना था 5/6r, तो वहां कितना हो जाएगा 6, भैया उल्टा कर लीजिए, है ना, वहां पे कितना हो जाएगा 6/5r हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं 12r, नहीं सॉरी सी, 6/c, या फिर हो जाएगा 12c/10, ये हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग, समझ रहे हैं? सी फेस डायगोनल पे पूछेंगे तो यहाँ क्या आंसर था 3/4 ना, तो वहां क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3 ऑफ सी। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही वो अपना कनेक्शन रिफ्रेश करें। तो ये कितना हो रहा है आपका 12c/9। ठीक है, सी साइड का पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 12c/7। सुन लिया आपने? तो ध्यान दीजिए, ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, लिस्ट याद करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्यों फायदे में रहेंगे, जरा उस पर आते हैं, इसका यूज समझते हैं, यूज समझते हैं, फटाफट से आए। बोलू बोलू, वेरी गुड में। चलो अब सुनो, क्या क्या सीखा। कोई भी क्यूब में 12 साइड होती हैं, 4 साइड नीचे होती हैं, 4 वर्टिकल होती हैं, 4 ऊपर, कुल 12 साइड हो गई, 12 साइड्स हो गई। हर साइड का रेजिस्टेंस आर है या हर साइड का कैपेसिटेंस सी है बोल दिया जाएगा, और आपसे 3 जगह आंसर मांगा जाएगा। 3 जगह कहाँ कहाँ पर वापस से देख लीजिए। यस, मेन डायगोनल पूछे तो ये रहा, मेन डायगोनल ये होता है, पता है ना आपको। फेस डायगोनल पूछे तो ये रहा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछेगा। और अगर साइड के पूछेंगे तो एक साइड के 2 एंड ये होगा ना, इनके बीच में। स्टैंडर्ड आंसर है, रट लीजिए। मेन डायगोनल का आंसर कितना हो गया 10r/12। फेस डायगोनल का कितना हो गया 9r/12। उस साइड का कितना है 7r/12। नीचे तो सब में 12 आ ही रहा है, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है और 7 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और याद करने का फायदा, कैपेसिटर में इसका जस्ट उल्टा करके हमें तुरंत आंसर दे देना है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चन है फेस सॉरी मेन डायगोनल वाला, ये क्वेश्चन अभी एम्स में था 2015 के एग्जाम में। तो अगर मुझे याद है तो मैं तुरंत चिपका के आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, 5r/6 से कितना हो जाएगा 10r/12, ये आंसर हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं, बोले कि याद क्यों करना है, एक तो सीधे यही पूछे जाते हैं, तो अगर मुझे याद है तो मैं सीधा इसको अप्लाई करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो इनको लेकर के, इनकी मदद से हम अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, आओ इधर ध्यान दें, इनकी मदद से अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आइए, एक डब्बा और ये एक और डब्बा। ठीक है, ओके, और कनेक्शन है इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, 2 डिब्बे हैं, 2 क्यूब हैं, और मुझे बोला गया है कि हर एक क्यूब का, यस, ईच साइड का रेजिस्टेंस, ईच साइड, हर एक क्यूब की हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना आर है। तो हमसे पूछ रहे हैं इसका पूरा इक्विवेलेंट आंसर कितना होगा। सबसे पहले तो बताइए, ये पहला डिब्बा है, सिर्फ पहला डिब्बा, इसका आंसर कितना होगा, बोलिए। केवल पहला डिब्बा का आंसर कितना होगा। कुछ टर्मिनल पॉइंट नजर आ रहे हैं क्या आपको? क्या आपको टर्मिनल पॉइंट नजर आ रहे हैं? बोलिए, पहले डिब्बे का आंसर क्या होगा। क्या फेस डायगोनल हो रही है? क्या हो रहा है ये फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारी नॉलेज के हिसाब से, क्या 9/12 आंसर हो जाएगा इसका, 9/12। ठीक है, दूसरे डिब्बे को ऑब्जर्व करिए, ये कौन सा मामला दिख रहा है। दूसरा डिब्बा कौन सा मामला दिख रहा है, ये फेस डायगोनल या मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, मेन डायगोनल दिख रहा है, तो मेन डायगोनल दिख रहा है, तो बोलिए अकेले इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या 10r/12 हो जाएगा। याद आ रहा है? और बोलिए, क्या आपको दिख रहा है दोनों सीरीज में है, क्या दोनों सीरीज में है, तो बोलिए आर इक्विवेलेंट। आंसर लाइए कितना आ रहा है,
19r/12। वेरी गुड, आ रहा है आंसर। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे इनके स्टैंडर्ड आंसर पता थे तो मैंने तुरंत आंसर बना लिया। अगर मैं सोचूंगा मैं एग्जाम में बना के देखूंगा तो सोचिए कि अगर मैं इस डब्बे का अकेले का आंसर बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसका बनाऊंगा, दोनों का बनाएंगे, फिर इसका सीरीज करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता है वहां पे। इसीलिए आपको ये आंसर याद होने चाहिए। ये मामला फेस डायगोनल स्टैंडर्ड आंसर, ये मामला मेन डायगोनल स्टैंडर्ड आंसर, तुरंत दोनों को देखा, आंसर लगा दिया। आया है समझ में? आइए एक और सवाल लीजिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले रहे हैं। हाँ, नोटिस करें, मुझसे बोल रहे हैं कि ईच साइड कितनी है? आर। हर साइड का रेशियो कितना है? आर। और साथ में एक कलाकारी कर रखी इन लोगों ने। यहाँ पे एक रेशियो लगा रखा है इसने। जी हाँ, यहाँ पे एक रेशियो लगा रखा है इसने, कितना? यस, ये रेशियो लगा रखा है इसने 6r वैल्यू का। कितना वैल्यू का? 6r, या 2r ले लेते हैं। मुझे बोल रहे हैं कि ये x है और ये y है। बोल रहे हैं कि x और y के बीच में आंसर लाना है। लाइए, क्या आंसर है? आंसर लाइए जरा, कितना आंसर आ जाएगा? गलत आंसर है लोकेश तेरा। शिवम, आंसर सही है आपका। योगेश यादव, आंसर गलत है तेरा। 10/17 आंसर आएगा। पहली बात तो आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक्स और वाई के बीच में 2r है, और एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में मेरे डब्बे का आंसर कितना है? इसमें आई थिंक एक्स और वाई के बीच में क्या मामला, एक तो 2r पैरेलल, मेरे डब्बे का आंसर कितना है इसके बीच में? या 5r/6 था। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो रहा है? 2r भी एक्स और वाई के बीच में है, और डब्बा भी एक्स वाई के बीच में, तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। पैरेलल, इनका पैरेलल कर लीजिए, कितना आता है? इनका पैरेलल सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है जरा देखें। 10r/17 आ जाएगा ये। 10r/17 आ जाएगा बच्चों। बस, तो अब समझ में आ रहा है ना ये रिजल्ट याद रखने का क्या फायदा है? फील आया ये रिजल्ट याद करने का क्या फायदा है? रिजल्ट याद रखेंगे तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन को हम क्वेश्चन को किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। 3-4 डब्बों का कॉम्बिनेशन दे देंगे तो आपको बेसिक रिजल्ट याद है डब्बों के, तो आप उसकी मदद से हर लेवल के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल, सेल या बैटरी जो होता है उसके बारे में शुरू कर रहे हैं। सेल या बैटरी, किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के आप बैटरी या सेल लगाते हैं, और सेल इज द एनर्जी सोर्स। और उसी एनर्जी के दम पर क्या होता है, सर्किट में करंट रोटेट करती है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। धीरे धीरे सर्किट में, धीरे धीरे जो उसकी एनर्जी होती है बैटरी की, वो कंज्यूम होती जाती है। कंज्यूम होते 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 जब बैटरी की एनर्जी खत्म हो जाती है तो फिर हमें नया सेल लगाना पड़ता है। तो सेल या बैटरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल का सिंबल हम अक्सर क्या दिखाते हैं? इस तरह से दिखाते हैं ना सेल का सिंबल, सभी को पता है। एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है, पता है ना सबको। और यहाँ अक्सर क्या लिख देते हैं? ई कोमार। ई क्या हो जाएगा? सेल का ईएमएफ हो जाएगा। ई क्या है? सेल का ईएमएफ हो जाएगा। ये सेल हो गया, सेल का ईएमएफ ई, और सेल का इंटरनल क्या? आर। सेल, सेल में एनर्जी आती कहां से? सेल में एनर्जी आती कहां से? सेल के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, और केमिकल एनर्जी वास्तव में किसमें बदलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी अगर मैं सेल के बारे में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि करता क्या है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्क्रीन पोज हो गया तो बेटा रीसेट करो। स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? उससे भी वही आएगा, रितु मैडम सोल्व करके देखिए। दिख रहा है सबको? बेटे जिनको नहीं दिख रहा है वो कनेक्शन चेक करें अपना। सेल हो गया। ध्यान दीजिए, सेल जो होते हैं भी दो तरह के होते हैं। सेल दो टाइप में, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी का बेसिक डिफरेंस क्या है?
जिनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं वो क्या होगा, सेकेंडरी। तो जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो, वो क्या होगा, प्राइमरी। तो क्या बोलूं इसके लिए, नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल। और सेकेंडरी सेल कौन है, रिचार्जेबल। क्लियर है। सेल दो टाइप के हो गए, सेल दो टाइप के हो गए बच्चे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब इसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो। और एक होता है बार बार आप रिचार्ज करके उसको बार बार यूज कर लेते, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। बोलिए अपने मोबाइल में कौन सा सेल है, प्राइमरी या सेकेंडरी, जल्दी बोलिए। मोबाइल का सेल प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी, क्योंकि आप बार बार यूज करते हो। आप बाजार से जो हम टॉर्च वगैरह में डालेंगे, जो ऑर्डिनरी सेल खरीदते हैं ना, एवरेडी वगैरह जो खरीदते हैं, एवरेडी वगैरह से लाते हैं ना ऑर्डिनरी, वो कौन से हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी, प्राइमरी। क्योंकि जो यूज एंड थ्रो है वो प्राइमरी है, और जिसको आप बार बार रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सेल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दें, किसी भी सेल के बाद, टाइम हो गया क्या यार, चलिए अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का टाइम हो गया, आज हम कुछ ज्यादा पढ़ ही नहीं पाए। चलिए अब जो भी है, आज कुछ बहुत जल्दी टाइम हो गया आज से। चलो अब क्या करेंगे। चलो बच्चों, सेल की शुरुआत हो चुकी है। अगला पूरा लेक्चर सेल के बारे में जाएगा। सेल के बारे में क्या क्या पैरामीटर होते हैं, सेल के बारे में किस तरह की चीजें होती है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, सेल ग्रुपिंग, वो सब जो अगला पूरा लेक्चर किसके बारे में रहेगा, सेल और सेल ग्रुपिंग के बारे में रहेगा। ठीक है। वही दिक्कत है यार, फटाफट से टाइम निकल गया, चीजों को बहुत सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अगला पूरा लेक्चर अपना सेल और सेल ग्रुपिंग के बारे में रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरी ऐसी तैसी करके रख देंगे। ठीक है ना, अगला पूरा लेक्चर सेल के बारे में। तो अभी का तो लेक्चर खत्म करते हैं, मैं आपको ये अपलोड्स हैंड आउट दे देता हूँ। ये जो भी पढ़ा है समझ में आ गया सभी को, किसी के कोई पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? हम्म, किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द ठीक हो गया चलो अच्छी बात है, दर्द ठीक हो गया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। 22 दिसंबर है आज। बाहर आ रहा हूँ मैं, रुको रुको रुको, आ रहा हूँ बाहर। मेरा नंबर ये है 9414296567, ये मेरा नंबर है। मैंने अपलोड कर दिया है, उसको देख लें। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं भाई लोग। ठीक है, अगला लेक्चर में सेल या सेल ग्रुपिंग के बारे में, पूरा पूरा लेक्चर सेल के बारे में रहेगा। खूब अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, और सेल ग्रुपिंग को लेकर के अपने एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आते ही रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मधु, थैंक यू, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम टूडेज लेक्चर, थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड श्रेया। ये नंबर ठीक है, लेकिन आप इसको और इम्प्रूव करें। हैंड आउट मैंने अपलोड किया भाई, अमन सिंह अभी अपलोड किया है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें, थैंक यू, बाय। थैंक यू।